हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसवाईसी। तो आज के इस इंडस्ट्री एनालिसिस में देयर हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स टू एनालाइज द डिफेंस सेक्टर इन इंडिया। तो एक्चुअली हम डिफेंस सेक्टर नॉट इन इंडिया बट बेसिकली ग्लोबली भी हम एनालाइज करेंगे। एंड व्हाट वील डू इज दैट थ्रू आउट दिस सेक्टोरल एनालिसिस पहले हम स्टार्ट करेंगे कि क्यों डिफेंस सेक्टर इस टाइम पे अच्छा कर रहा है। सेकेंडली हम जाके देखेंगे कि इंडिया में क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। थर्डली वील लुक एट कि वर्ल्ड के अंदर क्यों बेसिकली डिफेंस की डिमांड बढ़ रही है इस टाइम पे। देन वील एनालाइज द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ डिफेंस, देन वील गो टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल प्लेयर। इसके बाद हम पीयर टू पीयर वैल्यूएशंस करेंगे, रिस्क फैक्टर्स देखेंगे, टेक्निकल्स देखेंगे पूरे सेक्टर के। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वॉर्स क्यों होती हैं, क्यों बेसिकली डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ती है। तो इसका बहुत सिंपल रीजन है कि वॉर्स होने का, दैट इज बेसिकली कंट्रोल ऑफ लैंड के लिए डिसएग्रीमेंट हो जाता है। सेकेंड है देयर आर हिस्टोरिकल इश्यूज लाइक पार्टीशन। अगर आप कंट्रोल ऑफ लैंड के लिए डिसएग्रीमेंट देखते हैं तो जैसे मतलब इंडिया चाइना के बीच में काफ़ी सारे जो ये पूरी बेल्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो वहाँ पे एक डिसएग्रीमेंट है। सिमिलरली अगर आप साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में देखते हैं तो इट हैज़ बीन अ हिस्टोरिकल पार्टीशन दैट वाज कॉज, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। देन इकोनॉमिक राइवलरी भी होती है, जैसे अभी यूएसए और चाइना के बीच में चल रही है, दैट यूएस इज ट्राइंग टू डीबार चाइना फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक मार्केट्स, राइट। देन फोर्थली पास्ट वॉर्स ऑल्सो लीड टू फ्यूचर वॉर्स, जैसे इसराइल का अगर मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इट सोज द सीड्स ऑफ मिसट्रस्ट एंड ऑल्सो लीड्स टू फ्यूचर वॉर्स एज वेल। देन देर इज ऑल्सो अ वॉर कॉज बाय रिलीजियस डिफरेंसेस। एग्जाम्पल क्रूसेड्स का एग्जाम्पल लेते हैं जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में था, तो दैट इज अगेन बेसिकली बिकॉज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, एथनिसिटी एंड रिलीजन। देन थ्यूसीडाइड्स ट्रैप भी है जिसकी वजह से वॉर होती है। तो थ्यूसीडाइड्स ट्रैप क्या है कि व्हेनेवर देयर इज अ मेजर बेसिकली पावर दैट इज राइजिंग इन द वर्ल्ड, इट विल ऑलवेज थ्रेटन द एस्टैब्लिश्ड पावर। जैसे जर्मनी का एग्जाम्पल लेते हैं कि जर्मनी का जब राइज हुआ तो इट ऑलवेज थ्रेटन द एस्टैब्लिश्ड पावर दैट वाज यूके ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू, राइट। सिमिलरली जब जापान राइज करा था वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे तो इट थ्रेटन यूएस अगेन। तो थ्यूसीडाइड्स ट्रैप करके एक जो ग्रीक फिलोसफर है उनका एक बेसिकली थ्योरी था थ्यूसीडाइड्स ट्रैप का। एंड आज थ्यूसीडाइड्स ट्रैप कहाँ हो सकता है? वी कैन टेक एन एग्जाम्पल कि यूएस और चाइना के बीच में एक थ्यूसीडाइड्स ट्रैप हो सकता है, बिकॉज चाइना इज अ राइजिंग पावर, यूएस इज एन एस्टैब्लिश्ड पावर, राइट। तो एक थ्यूसीडाइड्स ट्रैप के अंदर बोथ द कंट्रीज कुड वॉक इन विच कुड लीड टू अ कोल्ड वॉर टाइप सिनेरियो जो सोवियत यूनियन एंड यूएसए के बीच में हुआ था। तो रशिया से पहले सोवियत यूनियन होता था विच वॉज ऑल्सो नोन एज यूएसएसआर, and when it was USSR, so it had a lot of Eastern European countries as a part of Soviet Union. Even Ukraine used to be a part of Soviet Union. But 1991 में it ended up disintegrating. तो कोल्ड वॉर एक्चुअली में जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद स्टार्ट हुई थी वो 1991 तक लास्ट करी थी, बिकॉज टू मेजर सुपर पावर्स वर राइजिंग इन द वर्ल्ड। तो इट वॉज अ बाईपोलर वर्ल्ड। आज जो वर्ल्ड मल्टीपोलर होते जा रहे हैं। और क्या रीजन हो सकता है वॉर्स होने का? तो अनदर रीजन इज लाइक कंट्रीज वांट टू कॉन्कर टेरिटरी, जैसे रशिया ने जाके क्राइमिया को कॉन्कर कर लिया जो बेसिकली यूक्रेन का पार्ट था। एंड ऑल्सो ज्योग्राफी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स फॉर वॉर्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज एज अ कंट्री यू कैन चेंज एन नंबर ऑफ थिंग्स बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। आप अपनी ज्योग्राफी नहीं चेंज कर सकते। जितने भी मेजर कन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड हैं, आप नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का एग्जाम्पल लीजिए, इंडिया पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, टर्की और ग्रीस के बीच में जो टेंशन है उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। देन यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ चाइना ताइवान, राइट। यू कैन इवन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इसराइल पैलेस्टाइन ईरान, राइट। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द सीरियन सिविल वॉर ऑल्सो, वहाँ पे भी आसपास के स्टेट्स इन्वॉल्व हुए। और यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टर्की फाइटिंग विद कर्ड्स, राइट, तो जो कुर्दिस्तान करके बेसिकली रीजन बनाना चाहते हैं। तो इफ यू टेक एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, अ लॉट ऑफ दिस इज ड्रिवन बाय ज्योग्राफी, बिकॉज आप ज्योग्राफी चेंज नहीं कर सकते। मतलब कोई कंट्री दूसरी कंट्री से दूर नहीं जा सकती। तो एक्चुअली मैं आपको 4 बुक्स जरूर सजेस्ट करूंगा इस सेक्टर को अच्छे से समझना है। तो नेम ऑफ द फर्स्ट बुक इज प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी बाय टिम मार्शल। एंड प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी के साथ साथ जो उनकी एक सीक्वल है उसका नाम है पावर ऑफ ज्योग्राफी। So this book talks about this same element. कि majority of the conflicts which happen in the world happen because you cannot change your neighbors, right? अपना पड़ोसी change नहीं कर सकते। And power of geography talks about that how some countries have a lot of natural resources. And कभी कभी क्या होता है, अगर किसी कंट्री पास बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हो देन ऑल्सो लीड्स टू वॉर्स। जैसे मिडिल ईस्ट में बहुत क्रूड ऑयल था, तो 1980 से लेकर 1990 तक, क्योंकि यूएस के अंदर डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन नहीं थी, तो लॉट ऑफ कंट्रीज बेसिकली वर प्लेइंग पावर पॉलिटिक्स टू गेट अ होल्ड इन मिडिल ईस्ट।
बट अब यूएस के अंदर क्योंकि खुद में क्रूड ऑयल की इतनी प्रोडक्शन होने लग गई है वाया शेल गैस रूट, तो आपने देखा होगा कि यूएस के अंदर थोड़ा इन्वॉल्वमेंट मिडिल ईस्ट से वो कम करने की ट्राई कर रहे हैं. बट दैट इज ऑल्सो अगेन पावर ऑफ ज्योग्राफी, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल मिलता है. Then there are third and fourth books which I will highly recommend you to read. One is by the name of Unit X and another one is by the name of Kill Chain. तो एक्चुअली में जो मॉडर्न वॉर्स फाइट होंगी, जैसे अभी हमने इंडिया पाकिस्तान के केस में एग्जांपल देखा या हमने अर्मेनिया या अजरबैजान के केस में एग्जांपल देखा, राइट. तो वहाँ पे क्या हुआ मॉडर्न वॉर्स में कि ड्रोन्स का यूसेज बहुत है. तो ड्रोन्स का यूसेज बहुत है और नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है, मिसाइल्स का यूसेज बहुत है. एंड साथ साथ जो आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं दे शुड बी रियली स्ट्रॉन्ग. आजकल मॉडर्न वॉर में आप ये नहीं देखेंगे कि टैंक घुसा दिया. तो रशिया ने आपने देखा होगा कि बहुत सारे टैंक्स लेके गए यूक्रेन में, बट दे हैव लॉस्ट टैंक्स एट अ हिस्टोरिकल पेस. व्हाई सो? बिकॉज टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ ड्रोन्स. यू कैन यूज अ ड्रोन टू डिस्ट्रॉय अ टैंक, राइट. A tank which might be costing more than 50 to 60 crore rupees can be destroyed by a drone which is costing 10 to 15 lakh rupees. So this is how war is changing. अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, राइट. साथ साथ इसके अलावा जितने भी ऐसे सिस्टम्स हैं विच आर अनमैन्ड, चाहे वो ओशियन के अंदर हो या एरियल सिस्टम्स हो, दीज सिस्टम्स कैन मनूवर फास्टर. ऑल्सो जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल कि जो लोग हम फाइटिंग जेट्स की बात करते हैं, राइट. तो अभी रिसेंटली यूक्रेन रशिया वॉर में हमने देखा कि रशिया के जो लाइक फाइटिंग बॉम्बर्स थे, राइट. तो ऑलमोस्ट आई थिंक देयर वर मोर देन 30 ऑफ देम विच वर डिस्ट्रॉयड व्हाइल दे वर स्ट्रैंडेड. वाई सो कुड दे बी डिस्ट्रॉयड? बिकॉज आपने वहाँ पे ड्रोन भेज दिए, तो कोई चीज़ जो हवा में उड़ने ही नहीं वाली है, आपने उस वेपन को पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया बाय यूजिंग स्वॉर्म ड्रोन्स. So this is how the warfare is changing, and this is what we have to remember, is that when we'll be studying this sector or when we'll be studying the companies, there will be companies which are into traditional weapon platforms. जैसे an aircraft carrier is a traditional weapon platform, right? And there will be companies which are into non-traditional weapon platforms or into basically modern warfare platforms. These will be companies which will be making anti-drone systems. These will be companies which will be making drones. These will be companies which will have a monopoly in some of the electronic systems. These will be companies which will be manufacturing precision missile systems, right? And these will be companies which will be manufacturing basically microwaves and radars for basically the aerial defense system. So this is how the modern warfare is evolving. Traditional platforms versus non-traditional and modern warfare platforms. तो ये चीज़ आपको इसमें बहुत ज़रूरी याद रखनी पड़ेगी. एंड व्हेन वी लुक एट हाउ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स और द वर्ल्ड पावर बेसिकली डायनामिक्स आर इवॉल्विंग, तो एक्चुअली में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ही जिसमें डिफरेंट पावर ब्लॉक्स बन गए थे. जैसे अगर वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं तो देयर वाज अ ब्लॉक बाय द नेम ऑफ एक्सिस ब्लॉक एंड देन देयर वाज अ ब्लॉक बाय द नेम ऑफ एलाइड ब्लॉक. तो एलाइड ब्लॉक में रशिया जो सोवियत यूनियन होता था, चाइना, यूएसए एंड यूके साथ थे. वेराज जो एक्सिस पावर्स हैं, एक्सिस पावर्स में जर्मनी, इटली एंड जापान इकट्ठे थे, राइट. तो अगेन ब्लॉक्स वर बीइंग फॉर्म. तो वर्ल्ड वाइड अगर हम पॉलिटिक्स हिस्ट्री में जाके देखते हैं तो ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ मतलब ये पावर के ब्लॉक्स बनते हैं. 1945 के बाद क्या हुआ? वी एंटर्ड अ सिनेरियो ऑफ कोल्ड वॉर जिसमें सोवियत यूनियन एंड जो यूएसए इनके बीच में बेसिकली पावर का कन्फ्लिक्ट था. एंड सोवियत यूनियन का जो स्टाइल था दैट वाज सोशलिज्म कम्युनिज्म, whereas when we look at the style of USA it was basically democracy and capitalism, and that is where a different ideologies का basically political battle था which translated into proxy wars. चाहे वो वियतनाम की वॉर हो, चाहे वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ हो, right? चाहे वो different wars fought in the world हुई उस टाइम पे, that was more or less a proxy war that was being fought. फिर 1978 में एक की basically rise of world power हुई, that was China's rise. Because Deng Xiaoping, who was the president of China at that time, he did a lot of reforms and he opened up China's economy. Because China की जो economy थी, earlier it was following communism and it was following the system of Mao Zedong, who was a founding father of China. But at that time, because of the cultural revolution, China की economy बहुत खराब कर रही थी, but वहाँ पे communist system of government था. तो 1978 में China opened up, and this was also a time जहाँ से China की development की journey start हुई. तो early 2000s में China became a part of World Trade Organization, and that is truly the ascent of China. Because China, between that period of almost 40 to 45 years, I think no country in the history has grown at that pace. इतना China के अंदर growth हुआ, and इतने लोग got lifted out of poverty as well. तो now China का जब rise complete हुआ तो 2014 तक USA का एक तरीके का यूनिपोलर वर्ल्ड था, क्योंकि कोल्ड वॉर जब 1991 में एंड हुई तो till 2010-2012 we were in a unipolar world where it was completely led by US dominance. But US got into a lot of unnecessary wars in Middle East.
एंड दैट व्हाट हैपेंस दैट इट एंड्स अप ड्रेनिंग द मिलिट्री बजट्स, बिकॉज एक वॉर में $500 बिलियन टू $1 ट्रिलियन के बीच में बेसिकली बजट जाता है आपका. And at the end, in spite of toppling the governments of those countries, they had to pull back because it's very difficult to govern after there's a power vacuum that gets created. So 2010 के बाद US started pulling out, and 2014 के बाद he truly entered into a multipolar world जहाँ पे different regional blocks of power हैं, जहाँ पे different alliances हैं, and rise of different powers है. तो 2014 की मैं डेट क्यों ले रहा हूँ? Because 2014 is the year where Russia actually attacked and conquered Crimea, which was a part of Ukraine. राइट. तो इतना बड़ा मतलब इंसिडेंट होना आफ्टर लाइक सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस सिग्नल्स कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर हम जा रहे हैं. जैसे अगर आप चाइना का देखेंगे तो चाइना भी डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज पे अपना जो क्लेम है बार बार स्टैब्लिश करते रहते हैं, चाहे वो जापान के साथ उनका किसी आइलैंड के ऊपर कन्फ्लिक्ट हो, चाहे साउथ चाइना सी के अंदर उनका फिलीपींस या फिर दूसरी कंट्रीज के साथ कन्फ्लिक्ट हो, या चाइना का इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट हो. दैट इज वेयर द राइज ऑफ चाइना इज हैपेंड एज अ सुपर पावर, राइट. जहाँ पे देर आर डिफरेंट रीजनल पावर्स दैट आर राइजिंग एंड देर इज नो वन पावर विच कंट्रोल्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. तो मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, क्योंकि कुछ कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर पावर है, लाइक जो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं देर आर वेरी फ्यू. तो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स क्योंकि फ्यू हैं, एंड इफ दोज कंट्रीज आर सुपर पावर्स, देन व्हाट हैपेंस इज दैट इवन इफ देर इज अ वॉर, जैसे रशिया ने जाके यूक्रेन को कॉन्कर कर लिया, so it's very difficult for another superpower like USA or Western Europe to enter into a direct war with Russia because all three will be nuclear armed states. So that is the point कि ये proxy wars का trend चल रहा है. एंड आपको मैं जो स्टैट्स हैं उसके अंदर ये थ्योरी का बता दूं कि ये थ्योरी कैसे प्रूव हो रही है. तो एक्चुअली में अगर आप आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स देखते हैं तो 2000 से लेके 2014 के बीच में 2001 में 39 आर्म कन्फ्लिक्ट्स थे, 2006 में 33 थे, 2011 में 38 थे, 2014 में 40 थे. 2016 में एक्चुअली में दिस हैज कंसिस्टेंटली बीन राइजिंग. 2016 में 50 एक्टिव स्टेट बेस्ड कन्फ्लिक्ट्स हुए, 2022 में 55 हुए, 2023 में 59 हुए, हाईएस्ट सिंस 1946 एक्चुअली. And 2024 में it crossed even the 2023 high at 61 active conflicts, including 11 full-scale wars. So that just gives you an idea कि जब multipolar world rise होता है, when there are different regional powers which are rising, it leads to these regional armed conflicts. This is why this industry has been doing well, that we are going in a disturbed phase, right? अब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर डिफेंस इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट और इंडिया के अंदर क्या 4 रीजन है विच इज ड्राइविंग द नीड फॉर डिफेंस. तो पहला की रीजन है, राइट, एक्चुअली में अगर आप चारों रीजन देखते हैं तो पहला की रीजन है द टू फ्रंट वॉल थ्योरी. सेकेंड है स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी बाय चाइना. थर्ड है चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज. फोर्थ है पाकिस्तान पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डाइवर्टिंग डोमेस्टिक इशूज. तो व्हाट इज द टू फ्रंट वॉल थ्योरी? तो एक्चुअली में टू फ्रंट वॉल थ्योरी क्या है कि इंडिया मिलिट्री वाइज पाकिस्तान से सुपीरियर है व्हेन इट कम्स टू हार्ड नंबर्स, राइट. बट द टू फ्रंट वॉल थ्योरी इज बिकॉज चाइना हैज इन्वेस्टेड लॉट इन पाकिस्तान एंड बिकॉज इंडिया का बेसिकली एक डोमिनेंस राइज हो रहा है बेसिकली रीजनल इकोनॉमी स्पेयर के अंदर. तो टू फ्रंट वॉल थ्योरी टॉक्स अबाउट, क्योंकि इंडिया के अनरिजॉल्व्ड लैंड डिस्प्यूट विद चाइना भी है एंड पाकिस्तान भी है, so both the countries could actually combine war effort against India. So two front wall theory is something that is very important for the Indian policy makers as well, क्योंकि ये एक्टिव डिफेंस कंसिडरेशन में इस थ्योरी को बेसिकली लिया जा रहा है. जस्ट थिंक अबाउट इट, जो इंडिया और पाकिस्तान का भी आर्म कन्फ्लिक्ट था, पाकिस्तान के पास कौन सी कंट्री से डिफेंस इक्विपमेंट के वेपन्स थे? द आंसर इज चाइना, राइट. तो व्हाई विल चाइना प्रोवाइड वेपन्स टू पाकिस्तान? तो अगेन इट्स अ टू फ्रंट वॉल थ्योरी. ये अगर चाइना डायरेक्टली फाइट नहीं करेगा तो इट कैन डू अ प्रॉक्सी फाइट वाया पाकिस्तान. दैट इज व्हाट द थ्योरी टॉक्स अबाउट. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल थ्योरी. स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल थ्योरी क्या कहती है कि चाइना ने जो इंडियन ओशियन के पास आइलैंड्स हैं वहाँ पे जाके अपने पोर्ट्स बना लिए, एंड इंडिया का आज भी जो 80% ऑफ एनर्जी नीड्स है दैट इज इम्पोर्टेड इनटू द कंट्री वाया इंडियन ओशियन, राइट. तो नाम ही इंडियन ओशियन है बिकॉज इट इज इंडिया का वहाँ पे रीजनल डोमिनेंस है. बट स्टिल बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल थ्योरी टॉक्स अबाउट कि चाइना ने जो डिफरेंट एरियाज हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर एक पोर्ट है बाय द नेम ऑफ ग्वाडर, या जो मालदीव्स की बात करते हैं श्रीलंका में एक पोर्ट है हम्बन टोटा करके, एंड बांग्लादेश के अंदर चिटागोंग रीजन है. तो दे आर क्रिएटिंग दिस स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल, माने कि समवन इज वेयरिंग अ स्ट्रिंग विच इज मेड आउट ऑफ पर्ल्स, एंड दीज स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स कुड बी टर्न्ड इनटू मिलिट्री पोर्ट्स, राइट. यहाँ पे आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिस बन सकते हैं. इवन जो अफ्रीका के अंदर एक पोर्ट है बाय द नेम ऑफ जिबाउटी, वहां पे भी चाइना की प्रेजेंस है. तो दिस एंड्स अप इनसर्कलिंग इंडियाज की शिपिंग लेन्स. दिस इज व्हाई स्पेंडिंग ऑन नेवी इज रिक्वायर्ड, राइट. यू कांट नॉट बी स्पेंडिंग ऑन नेवी.
बिकॉज जितने भी मॉडर्न वॉरफेयर सिस्टम्स हैं वो सब एविएशन बेस्ड एंड नेवी बेस्ड है. 90% आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड जो मिलिट्री का बजट है दैट इज गोइंग फॉर एयर वॉरफेयर और बेसिकली नेवी वॉरफेयर. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज इंडिया का 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है और इंडिया इज अ पेनिनसुला कंट्री एंड इंडिया हैज 9 नेबर्स एंड मोर देन 11,000 किलोमीटर्स ऑफ कोस्टल लाइन. So that this is also what is driving the need for defense in India, because see, once you rise as a superpower, it is bound to cause envy with the neighbors, right? तो अब देखेंगे इंडिया के ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट्स विद बांग्लादेश भी कभी कभी होते रहते हैं, कभी नेपाल साथ भी हो जाते हैं, कभी कभी श्रीलंका साथ भी टेंशन हो जाती है, कभी कभी म्यांमार साथ भी हो जाते हैं, एंड कभी कभी जो मॉलडीव है उनके साथ भी इशू हो जाता है, कभी कभी चाइना साथ भी इशूज हो जाते हैं, कभी पाकिस्तान साथ भी इशूज हो जाते हैं. द रीजन बीइंग इज वी आर अ राइजिंग सुपर पावर, राइट? So all these things are bound to happen. And you can only negotiate from a position of strength, or you can only become a superpower from a position of strength. So a rising superpower or a country will always keep spending higher on defense, whether it is happening in the case of China, जहाँ पे defense budget more than 20 times ऊपर जा चुका है, या US के केस में है जहाँ पे defense budget is close to touching $1 trillion, right? So this is something that is bound to happen because as you rise in the world economic order, you have to spend on defense, right? और क्या रीजन है? एक पाकिस्तान का पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ है एंड इट इज लीडिंग बेसिकली डाइवर्टिंग डोमेस्टिक इश्यूज. जैसे अगर आप यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ कंपेयर करते हैं तो 2014 से लेके अगर आप अभी तक देखेंगे तो लो एंड पे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 4% भी आई है, हाई एंड पे 8.2% भी गई है. पाकिस्तान की हाई एंड पे जीडीपी ग्रोथ 6.2 आई है, वेरएस लो एंड पे इवन नेगेटिव हो चुकी है, -0.9. 2022 टू 2023 में देखेंगे तो -0.2 थी, because their GDP is mostly dependent upon agriculture and textile exports and some of the agri exports. Whereas India के अंदर service economy has done really well. Now we are focusing on manufacturing, even though we also depend upon agriculture, but there are a lot more sectors. The natural selection अगर हम बात करते हैं तो natural selection wise both countries are developing in a different way because both countries have different economic systems, different political system. Even ये आप divide देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में भी यही डिवाइड था, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप के बीच में भी यही डिवाइड था, विच लेड टू लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी जनरेशंस डाउन द लाइन. इसलिए धीरे धीरे इंडिया यहाँ कंपाउंडिंग की गेम में इट्स विनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान एट द मोमेंट. तो व्हाट हैपेंस इज दैट अगेन इट्स बाउंड टू कॉज एनवी, राइट? एंड इसके साथ साथ क्या है कि पाकिस्तान में लोकल इकोनॉमी इस टाइम पे स्ट्रगल कर रही है एंड लॉट ऑफ लोकल पॉलिटिकल इशूज आर देयर. तो व्हाट हैपेंस इन दीज सिनेरियोज is that they will try to divert the issue from the domestic issues to an issue towards the neighbor. So that is something that has been happening over the last 20-30 years now. And यहाँ पे जो incidents होते हैं terrorism के वो इसलिए होते हैं, reason being because the cost of terrorism is low, right? Cost of doing a full-fledged war is really high, right? So cost of terrorism is low. So that is what also leads to this. And because इस बारी जो issue हुआ तो we saw a regional conflict coming into play because मतलब we as a country are also trying to inflict कि cost of terrorism should be very high, it should not be low, because अब मतलब अगर ट्रेन करके वहाँ से टेररिस्ट भेजते हैं तो जो टेररिज्म है that becomes low. तो cost of terrorism has to be inflicted high. And अगर हम और factors देखते हैं what is driving the growth of this industry, so one of the other factors जो linked to China है कि China का expansionist policies है. तो चाइना का सिर्फ इंडिया के साथ ही लैंड डिस्प्यूट नहीं है, दे हैव लैंड डिस्प्यूट विद एन नंबर ऑफ कंट्रीज. दीज आर लाइक भूटान के साथ है, जापान साथ है, ताइवान साथ है, वियतनाम साथ है, फिलीपींस साथ है, मलेशिया साथ है, ब्रुनई के साथ है, फिर वापस लाइक भूटान के साथ एक और उनका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है. सो अगेन दिस इज एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी. So this is why there are these expansionist policies में dispute रहता ही रहता है. एंड ऑल्सो अगर हम फ्लीट कंपैरिजन करते हैं बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, तो अगर हम एयरफोर्स की बात करते हैं तो इन टोटलिटी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिया हैज़ 580 राइट नाउ, पाकिस्तान हैज़ 440 राइट नाउ, चाइना हैज़ क्लोज टू 3000. When it comes to naval warships, aircraft carriers, India has 2, Pakistan has 0, China has 3. Amphibious transport देखते हैं तो China has 12, India has 1. Whereas अगर हम destroyers की बात करते हैं तो India has 12, Pakistan has 2, China has 62. फ्रिगेट्स की बात करते हैं तो इंडिया के पास 13 है, चाइना लाइक पाकिस्तान पास 9 है, चाइना पास 62 है. Whereas if you talk about nuclear powered ballistic submarines, इंडिया पास 2 है, पाकिस्तान पास 0 है, चाइना पास 9 है. ऑल्सो इफ यू लुक एट डीजल पावर्ड सबमरीन्स, इंडिया के पास 16 है, पाकिस्तान पास 8 है, चाइना पास 70 है. Whereas if you look at corvettes, इंडिया पास 18 है, पाकिस्तान पास 7 है, चाइना पास 50 है. And if you look at mine warfare capabilities when it comes to naval warships, इंडिया पास 0 है, पाकिस्तान पास 3 है, चाइना पास 36 है. So what is happening is that China is going to supply further 6 to 8 submarines to Pakistan. So that might lead to a जो equilibrium को disrupt कर सकता है.
तो इसलिए इंडिया भी अब सबमरीन्स पे बहुत स्पेंड कर रही है. So defense is an industry where just to stay in the same place or to be ahead of your opponent, you need to keep spending because your opponent will also keep spending, even though they might or might not have money. That is something that you must remember. These are the things which are driving the growth of this industry. तो ये तो हुआ कि इंडिया में डोमेस्टिकली क्यों ग्रोथ आ रही है. अब हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है और वर्ल्ड वाइड क्या ग्रोथ आ रही है. तो वर्ल्ड वाइड 4-5 की फैक्टर्स हैं. पहला की फैक्टर है कि रशिया का जो थ्रेट है यूरोप में, तो इट इज़ फोर्सिंग यूरोपियन कंट्रीज टू स्पेंड हायर ऑन डिफेंस. तो आपने कंपनीज देखी होंगी लाइक रायन मेटल, राइट. सो दीज कंपनीज माइट बी फॉलोइंग न्यू हाइज. इंदिरा करके आपने कंपनी देखी होगी जो स्पेनिश कंपनी है, दे हैव आल्सो स्टार्ट स्पेंडिंग अ लॉट ऑन डिफेंस, राइट. तो रिसेंटली आफ्टर द प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप हैज फोर्स्ड द यूरोपियन कंट्रीज इनटू टेकिंग प्लेजेस कि इतना परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम डिफेंस में स्पेंड करने वाले हैं. So the pledge that they've taken is 5% of GDP will be spent in defense over next 10 years. And currently this number for a lot of the European countries is below 1% of GDP. Now just even if it doesn't go to 5, if it goes to 3 over next 5 to 10 years. So that is where your again defense industry in these countries only will more than quadruple or become 5 times in size. Because local production in defense industry over there will start increasing. Third अगर हम example देखते हैं, तो रीजनल वॉरफेयर बढ़ रहा है इस टाइम में ऐसे, क्योंकि अभी कोई ग्लोबल इंस्पेक्टर नहीं रह गया. तो रीजनल वॉरफेयर इज इंक्रीजिंग इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. देन कॉस्ट ऑफ कॉजिंग डिस्ट्रप्शन हैज गॉन डाउन लाइक एनीथिंग, राइट. तो जब से ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हुआ है तब से कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रप्शन हैज गॉन डाउन, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिकली यू कैन हैक अ कंट्री सिस्टम्स, राइट. यू कैन हैक सोशल मीडिया, यू कैन हैक एनीथिंग, राइट. Whereas ड्रोन वॉरफेयर की बात करते हैं तो 5-10 लाख रुपए का एक ड्रोन आता है विच कैन डिसरप्ट अ लॉट ऑफ बेसिकली थिंग्स इन अ डिफरेंट कंट्रीज. दैट इज वेयर द कॉस्ट ऑफ वॉरफेयर हैज गॉन डाउन, कॉस्ट ऑफ कॉजिंग डिसरप्शन हैज गॉन डाउन. अब आपको टैंक चलाने की जरूरत नहीं है, राइट. अब ड्रोन से ही काम हो जाता है. तो दैट इज वाई कॉस्ट ऑफ डिसरप्शन गोइंग डाउन इज ऑल्सो समथिंग टू रिमेंबर. इस वजह से छोटी वॉर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं गोइंग फॉरवर्ड. और वॉट इज कॉजिंग वॉर्स? US and China are in an AI and an arms race. The US is going to spend a lot on the Golden Dome system because China has developed the hypersonic missiles which are at 10 times the speed of sound. And Golden Dome system में जैसे Iron Dome system Israel में, तो Golden Dome system is an aerial defense system which will protect the entire territory of US from missiles. Right, so that is happening. And also recently, for example, China और US का जो like arms race है, तो recently China overtook USA when it comes to number of battleships. And China is the world's market leader when it comes to drones related technology. Drone related technology China में इस time पे number 1 है because China has the entire production indigenized over there. माने कि आपके component से लेके finish assembly तक सबसे highest number of drones जो manufacture होते हैं world में China में होते हैं. So वहाँ पे industrial military complex established है because of the political system that they have. Because they can use the civilian technology for military purposes, right? So that's the advantage of the system that they possess also. But again, it's something to realize कि इस वजह से वर्ल्ड में डिफेंस की स्पेंडिंग बढ़ रही है. एंड अगर हम रीसेंट इश्यूज देखते हैं यूएस और चाइना के बीच में, तो रीसेंट इश्यूज किस चीज़ों से रिलेटेड है? ट्रेड रिलेटेड इश्यूज हैं. देन देर आर इश्यूज रिलेटेड टू कि अगेन इफ यू लुक एट सम ऑफ द इंटरव्यूज ऑफ स्कॉट बेसेंट हु इज अ ट्रेजरी ऑफ स्टेट ओवर देयर. तो अगर आप रीसेंट इंटरव्यूज देखते हैं तो इन द इंटरव्यूज इज ऑल्सो स्पोकन अबाउट कि चाइना पोजेसेस कंप्लीट कैपेबिलिटीज फॉर काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक वॉरफेयर एंड बिफोर दे इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन चाइना. तो अगेन दीज टाइप ऑफ टेंशंस आर इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड. एंड ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या बात हो रही है कि आई थिंक ताइवान से जो फाउंड्री कंपनीज हैं वो यूएस के अंदर जाके प्लांट्स लगा रही हैं. अगर हम TSMC की बात करते हैं, because they manufacture some of the semiconductor chips which are difficult to manufacture for any other foundry in the world. तो यूएस बार बार उसकी लोकलाइजेशन की बात कर रही है और फार्मा की सप्लाई चेन को लोकलाइज करना चाहते हैं. तो क्रिटिकल सप्लाई चेन्स फॉर यूएस आर 2-3 फोल्ड. वन इज सेमीकंडक्टर्स, सेकंड इज फार्मा एंड थर्ड इज बेस मेटल्स और रेयर अर्थ मटेरियल्स. तो तीनों पे यूएस इस टाइम पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली सेमीकंडक्टर्स में भी मेहनत कर रहे हैं, को लोकलाइज करने की ट्राई कर रहे हैं. बिकॉज if China ends up conquering Taiwan, तो that could be a big issue for the world supply chains when it comes to semiconductors. ये आज का इशू नहीं है, फ्यूचर का इशू हो सकता है, क्योंकि चाइना और ताइवान का ये जो इशू है काफ़ी सालों से चल रहा है. बट क्योंकि रशिया यूक्रेन का भी इशू काफ़ी सालों से चल रहा था, बट 2014 में फर्स्ट टाइम रशिया वेंट एंड कॉन्कर्ड क्राइमिया. तो चाइना और ताइवान का भी इशू कभी ना कभी नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर कैन एंड अप हीटिंग अप अगेन. तो अभी से आप हिंट्स देख सकते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर. Whereas अगर हम दोनों कंट्रीज का स्पेंडिंग देखते हैं when it comes to military, तो जस्ट ओवर एयर you'll find कि यूएस का मिलिट्री स्पेंड 2011 में पीक आउट कर गया था. Whereas 2020 में द मिलिट्री स्पेंड क्रॉस्ड व्हाट इट वाज इन 2011
एंड एवर सिंस देन इट हैज़ बीन ग्रोइंग एंड 2025 में मिलिट्री बजट $1 ट्रिलियन रखा है यूएस ने बिकॉज दे नीड टू मॉडर्नाइज their defense systems. Whereas China ka spending on defense has been growing at a CAGR of 12% since the last 25 years. Now this is a very high number, right? So their spending on defense has crossed $300 billion. So after USA, the country which spends the most on defense is currently China. And एक टाइम पे इनकी जो डिफेंस पे स्पेंडिंग थी दैट वाज 20 to 30 बिलियन डॉलर्स, बट दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड नाउ इट हैज क्रॉस 300 बिलियन डॉलर्स. So this is what is causing the growth for defense sector across the world as well. अब हम देखते हैं कि इंडिया में जो डिफेंस सेक्टर है इसकी ग्रोथ के पीछे क्या की पॉलिसीज थी एंड व्हाट हैज लेड टू द ग्रोथ, एंड वी लुक एट द वैल्यू चेन एंड सम ऑफ द प्लेयर्स व्हिच आर बेनिफिटिंग. अगर आप कैपिटल मार्केट सेक्टर को इंटरेस्ट से और डेप्थ में समझना चाहते हैं, या अगर आप कैपिटल गुड सेक्टर को बहुत इंटरेस्टिंगली समझना चाहते हैं, या अगर आप लैब ग्रोन डायमंड्स को बहुत डेप्थ में समझना चाहते हैं, और इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अरोमा केमिकल्स, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग एंड ऑल द अदर सेक्टर्स, then as a part of SOIC membership, what we have done is that we make really detailed sectoral deep dives for our students just to explain them कि different sectors को आप कैसे पढ़ सकते हैं. So this is a part of level 6 of the SOIC membership. And also, if you want to become a complete investor, then what we have done is that we've created multiple levels for you so that आपकी जो journey from a beginner to advanced हो with SOIC हो. जैसे फर्स्ट लेवल में हम आपको ये सिखाते हैं कि कैसे आप अपना एसेट एलोकेशन कर सकते हैं एंड हाउ डू स्टॉक मार्केट्स वर्क. सेकंड लेवल में हम आपको ये सिखाते हैं व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड हम फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं. थर्ड लेवल में वी टीच यू हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यूएशन ऑफ अ स्टॉक. फोर्थ लेवल में वी टीच कि हाउ यू कैन क्रिएट एन एग्जिट एंड एंट्री फ्रेमवर्क. फिफ्थ लेवल में हम आपको सिखाते हैं कैसे आप स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं, एंड सिक्स लेवल में हम आपको सिखाते हैं कैसे आप डिफरेंट सेक्टर्स की स्टडी कर सकते हैं. एंड इसके साथ साथ एज अ बोनस व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव क्रिएटेड 2 बोनस सेशंस फॉर यू. एक तो हमने AI का इन्वेस्टिंग कोर्स बनाया है कि कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर LLMs को यूज कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में टू इम्प्रूव योर इन्वेस्टिंग ऑड्स, कि आप रिस्क रिवॉर्ड्स को कैसे असेस कर सकते हैं बेटर. एंड इसके साथ साथ हमने क्या करा है कि वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ क्रैश कोर्स जिसमें लेवल 1 से लेके लेवल 5 की लर्निंग्स है एक क्रैश कोर्स के अंदर अवेलेबल है. तो ये जो दोनों बोनस फीचर्स हैं ये भी SOIC मेंबरशिप का पार्ट है. इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर द SOIC मेंबरशिप, you can use the coupon code SOIC bonus 10, which will include both these bonuses as a part of your membership. The link to register is there in the description below. And also on 20th July at Indian Habitat Center from 10 AM onwards, we'll be doing a session on highly moated value chains, जहाँ पे हम ऑफलाइन पढ़ाएंगे कि different value chains from recycling to semiconductors to data centers to cap goods to your capital markets to other interesting value chains, कि वहाँ पे हम मोटेड बिजनेसेस कैसे ढूंढ सकते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप जो हम ऑफलाइन सेशंस एंड ऑनलाइन सेशंस कराते रहते हैं. विद दिस लेट्स गो बैक टू द वीडियो. अगर हम इंडिया में की पॉलिसी चेंजेस देखते हैं विच इज ड्राइविंग द डिफेंस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये पॉलिसी चेंजेस 2020 के साथ स्टार्ट हुई. तो 2020 में इंडिया में एक पॉलिसी आई. द नेम ऑफ द पॉलिसी वाज DAP, दैट इज बेसिकली द फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर. तो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के अंदर 4-5 की चेंजेस आई. तो पहली की चेंज थी कि नोटिफिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ वेपन्स प्लेटफॉर्म्स फॉर बैन ऑन इंपोर्ट. तो एक वेपन्स की लिस्ट निकाली गई जिसकी इंपोर्ट बैन लगाया गया कि ये इंडिया से इंडिजिनियस ही प्रोड्यूस ही लिए जाएंगे. सेकेंड वाज द इंडिजिनियस कंटेंट हैज बीन एनहांस्ड इन ऑल प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज अलॉन्ग विद सिंप्लीफिकेशन ऑफ IC वेरिफिकेशन मेथोडोलॉजी. तो इंडिजिनियस कंटेंट जो डिफेंस वेपन्स में है उसको इंक्रीज करने का एक डिसीजन लिया गया. देन इसके साथ साथ 4-5 पॉलिसीज थी दैट इज इंडिजीनियस कंटेंट के अंदर, दैट इज बाय इंडियन IDDM, दैट इज इंडिजीनियस डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर. तो उसमें इंडियन कंटेंट मोर देन 50% होना चाहिए वेपन के अंदर. फिर एक और दूसरी पॉलिसी आई बेसिकली बाय इंडियन कि इन केस ऑफ इंडिजीनियस डिजाइन इज ग्रेटर देन 50%, अदरवाइज ग्रेटर देन 60% हो. फिर बाय एंड मेक इंडियन हुआ जिसमें मोर देन 50% ऑफ द वेपन का जो कंटेंट है दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. फिर बेसिकली बाय ग्लोबल हुआ एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया हुआ. तो उसमें इंडिजिनियस कंटेंट की मोर देन 50% रिक्वायरमेंट थी. एंड बाय ग्लोबल हुआ इसमें मोर देन इंडिजिनियस कंटेंट जो इंडियन वेंडर उसके अंदर बेसिकली परसेंटेज प्रोवाइड कर रहे हैं दैट वाज मोर देन 30%. सो बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज व्हाट हैपेंड इज दैट देयर वाज अ प्रेफरेंस गिवन टू इंडिजिनाइजेशन ऑफ द वेपन सिस्टम्स कि इंडियन कंटेंट उसमें ज्यादा से ज्यादा हो. And this led to opening of doors for both the public sector companies to do well and the private sector companies to do well. राइट. तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है
कि द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज इंक्रीजिंग एंड नाउ ओवर 20% ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन हैपेंस वाया द प्राइवेट सेक्टर. तो बेसिकली कोलैबोरेटिव अप्रोच फॉलो हो रही है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, एंड रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इस टाइम पे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर इंक्रीज हो रहा है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया में अभी 4 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट निकली है जिसमें 4666 क्रिटिकल आइटम फॉर PSUs है, एंड जिसमें से ऑलमोस्ट 3000 इंडिजिनाइज्ड हो गए, which has led to a very big save for the forex, right? And 346 items को और notify कर दिया for indigenization. Basically ये items import नहीं होंगी, तो इसमें almost 4666 items हैं, इसमें से 3000 इंडिजिनाइज हो गई हैं, तो एक import ban list निकाली गई है. तो this is also leading to the growth of the industry. ऐसा एक टाइम पे सऊदी अरेबिया में भी हुआ था, सऊदी अरेबिया में भी इंडस्ट्री इंडिजिनाइज हो गई थी इस वजह से. तो इंडिया में भी इस टाइम पे यही चल रहा है बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड. तो बाय डूइंग दिस एक्चुअली में इंडियन इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो करने लग गई है. इस वजह से अब प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे काफ़ी कंपनीज इस टाइम पे फंड रेजिंग कर रही हैं, एंड द स्पेस इज रियली हॉट फॉर वेंचर कैपिटल राइट नाउ. राइट, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद इन द इंडस्ट्री. तो व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग इन नंबर्स इज दैट प्री डैप पॉलिसी, जो बेसिकली डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है, HAL, BEL और BDL का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का CAGR था FY 14 से 21 के बीच में, HAL का 4% था, BEL का 12% था, BDL का -5 था. पोस्ट दिस पॉलिसी हैज कम इन, HAL हैज ग्रोन एट 22% CAGR प्रॉफिट्स में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 29% का केगर है प्रॉफिट्स में, whereas BDL का 11% ऑड का बेसिकली CAGR है प्रॉफिट्स के अंदर. सो अगेन हाउ द पॉलिसी चेंजेस ड्राइव ग्रोथ इन इंडस्ट्रीज. सिमिलरली अगर आप कंबाइंड रेवेन्यू देखते हैं डिफेंस PSUs का, तो लास्ट 3 years में it has been growing between 10 to 15%, whereas earlier the growth rate was single digit in FY 18, 19 and FY 20. तो अगर आप जो बेसिकली डिफेंस PSUs का प्रॉफिट का पूल देखते हैं, from a number of 7,120 crores, it has grown to almost 20 odd thousand crores, right? That too in a span of 3-4 years because of improvement. And similarly अगर net cash देखते हैं बैलेंस शीट्स पे कितना था, तो this number was close to 24,600 crores in FY 21. The number has gone to 73,000 crores and like say almost 74,000 crores by FY 25. So again the net cash for the listed defense PSUs has increased, and domestic defense production देखते हैं तो that has basically doubled in the last couple of years. And not only defense production has increased, look at the defense exports. Defense exports in India are up by almost 14 to 15 times from FY 17 till FY 25. तो 14 to 15 times ग्रोथ हुई है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के अंदर. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ दैट इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री इज एक्सपीरियंसिंग. एंड आज इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है 23,622 करोड़ का है, विच द गवर्नमेंट इज आइंग बाय 2029 दिस नंबर शुड गो टू 50,000 करोड़. तो जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पेटस दिया जा रहा है डिफेंस इंडस्ट्री को, एंड फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा काम भी किया जा रहा है. तो इंडिया का जो आकाशसी प्रोग्राम है दैट इज़ अ एविएशन डिफेंस सिस्टम, राइट. तो वहाँ पे भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट पे इम्पेटस दिया जा रहा है बिकॉज इट्स अ लो कॉस्ट डिफेंस सिस्टम, एंड दैट इज़ वेयर अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज आर ऑल्सो गेटिंग इंटरेस्टेड इन टू इट. एंड इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और क्या याद रखनी है कि जब हम इन बिजनेसेस को पढ़ेंगे, डीप डाइव करेंगे ईच एंड एवरी कंपनी के अंदर, तो देर आर कंपनीज जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर में होंगी और एक कंपनीज होंगी जो नॉन ट्रेडिशनल वॉरफेयर या बेसिकली मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर रहेंगी. तो व्हाट इज ट्रेडिशनल वॉरफेयर एंड व्हाट इज मॉडर्न वॉरफेयर. तो इलॉन मस्क का एक ट्वीट था, ड्रोन्स आर द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर, मैन्ड एयरक्राफ्ट्स आर नॉट, राइट. एंड बाद में भी बोला इलॉन मस्क ने कि वी नीड टू इन्वेस्ट इन ड्रोन्स. आई थिंक वी प्रॉब्ली नीड टू इन्वेस्ट इन ड्रोन्स. द यूनाइटेड स्टेट्स इज स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ टेक ऑफ आइटम्स बट द प्रोडक्शन रेट इज वेरी लो. सो इट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट्स स्पीकिंग एंड दैट्स अ प्रोडक्शन रेट इशू. तो यूएस के अंदर ड्रोन्स का ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है. फिर इलॉन मस्क ने एक और ट्वीट डाला था कि एपिक ड्रोन वॉर्स आर कमिंग बिकॉज चाइना ने 8,000 ड्रोन्स का एक शो करा था जिसमें दे मेड अ ड्रैगन, जो आप ऐसे वीडियो में देख सकते हैं. तो दे मेड अ ड्रैगन आउट ऑफ ड्रोन्स. एंड ड्रोन्स में क्या एक स्पेशल चीज़ है कि ड्रोन्स कैन मनूवर इन द एयर. व्हेन एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज इट कैन फ्लाई स्ट्रेट, राइट, व्हेयरएज अ ड्रोन कैन गो लेफ्ट, राइट, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, and it can keep basically maneuvering in the air. So that is why drones becomes a very big problem for the modern basically defense systems. Because अगर हम basically drone का flying direction देखते हैं, it can go to left, right, center and downwards and upwards as well. Whereas that type of movement is difficult for a fighter jet. That is something to remember कि ये modern warfare में drones will play a big role. Apart from this, what are the other systems? तो बेसिकली अगर हम डोमेन देखते हैं लैंड का, तो पहले ट्रेडिशनल वॉर प्लेटफॉर्म्स में टैंक्स होते थे. अब मॉडर्न वॉरफेयर में क्या आ रहा है
these are basically uncrewed ground vehicles and also loitering munition swarms. तो loitering munition एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इट्स लाइक अ कामाकाजी ड्रोन. बेसिकली इट्स अ ड्रोन जो पेलोड कैरी कर रहा होता है एंड जाके किसी इक्विपमेंट में या जो आपका टारगेट है उसमें जाके इट बेसिकली क्रैशेस एंड इट डज समथिंग लाइक अ सुसाइड. एंड उसमें क्या है कि देयर इज अ पेलोड एज वेल, तो इट लीड्स टू अ ब्लास्ट. राइट, तो इंडिया ने काफ़ी सारे आई थिंक इजरायली हैरब ड्रोन्स यूज़ करे थे एंड सोलर इंडस्ट्रीज के भी ड्रोन्स यूज़ हुए थे. दीज आर द कामाकाजी ड्रोन्स. तो यहाँ पे एक इसका बहुत ट्रेंड है बेसिकली लैंड बेस्ड वॉरफेयर पे. सेकंड टैक्टिकल एविएशन में देखते हैं तो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म क्या है, पायलटेड फाइटर्स और स्ट्राइक एयरक्राफ्ट्स और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेन्स. whereas न्यू एज में क्या है, uncrewed combat aerial vehicles. तो इफ समवन हैज प्लेड कॉल ऑफ ड्यूटी तो समथिंग नोन एज यूएवी, राइट, कि जिससे आप देख सकते हैं कि आपके एनिमीज कहाँ पे है. एंड ऑल्सो कोलैबोरेटिव ड्रोन स्वॉर्म्स एंड हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स. तो सैटेलाइट वॉरफेयर भी गोइंग फॉरवर्ड, सैटेलाइट्स विल ऑल्सो बी यूज टू pinpoint the location of your enemies. It is already being done, right? So then when it comes to basically water warfare, तो traditional platform क्या है, large crew intensive destroyers, cruisers and fleet carriers. Whereas new platforms क्या है, that is unmanned surface vessels and optionally manned modular corvettes and drone optimized flight decks. Right, so basically just like UAV, जो drones fly in the air, similarly there are UAVs or basically USVs which can also work under the water as well, which are unmanned systems. There is not a single person involved over there, right? So you can distribute the number of weapons into smaller platforms and these are remote controlled shooters and they also have sensors as well, right? Similarly undersea warfare में देखते हैं तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और नॉर्मल सबमरीन्स हैं which is getting replaced which new platform क्या है, unmanned underwater vehicles हैं. तो like I think एक US का भी आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म देख सकते हैं. so that is also there coming. then अगर हम स्ट्राइक एंड स्पेस का वॉरफेयर देखते हैं तो earlier it was a ballistic missiles और single use satellites, whereas now it is hypersonic glide vehicles or basically space shuttles which are basically reusable and also small sat constellations. तो small satellite का constellation भी यूज हो रहा है मॉडर्न वॉरफेयर में. सेंसिंग एंड सर्वेलेंस में पहले बेसिकली जो स्कैनिंग थी दैट वाज मैकेनिकल, पर नाउ सेंसर्स हैव कम. तो सेंसर्स के स्वॉर्म्स हैं, तो सेंसर्स हैव कम इन सच अ वे दैट दे कैन डू अ कंप्लीट स्कैनिंग एंड इट इज कंप्लीटली ऑटोमेटेड. एंड पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स भी आ गए हैं जो कुछ इंडियन कंपनीज भी इस टाइम पे बना रही हैं जिसमें काम कर रही हैं. देन कमांड एंड कंट्रोल में पहले सेंट्रलाइज कमांड पोस्ट थी, but now with the usage of AI, so that can also help a lot when it comes to machine messaging. So internet of things है where different machines will be connected to each other. When it comes to logistics, तो पहले human driven truck convoys थे, but now autonomous resupply drones आ गए. तो again drones were taking the role of resupplying the military. And also अगर हम last वाले पे देखते हैं that is electronic warfare. तो पहले standalone basically jamming pods होते थे, but now there are these jamming pods which are collective, which are cognitive, and they also can lead to cyber warfare, right? So this is how the modern warfare is evolving. तो modern warfare में electronics, unmanned systems, drones, your aviation defense systems, your precision missiles, all these things become very important. So companies which are into the modern warfare products might keep like seeing basically recurring demand going forward, because this is where a lot of innovation in defense is happening at the moment. Just let me give you one more example. कि जो भी यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है तो इसमें फर्स्ट टाइम ड्रोन्स हैव बीन यूज्ड विद अ फाइबर ऑप्टिक केबल. व्हाई सो? बिकॉज यूक्रेन वाज यूजिंग एविएशन डिफेंस सिस्टम जिसके अंदर वो ड्रोन को बेसिकली जैम कर देते थे, पर नाउ वो ड्रोन को उड़ा रहे हैं विद एन ऑप्टिक फाइबर. तो बिकॉज द नेटवर्क इज कमिंग इनटू अ ड्रोन विद द हेल्प ऑफ अ फाइबर, तो नाउ इट कैन नॉट बी जैम्ड. अर्लियर इट वाज बेसिकली ट्रैवलिंग थ्रू जीपीएस, तो वहाँ पे उसको बेसिकली जैम करना ईजी था. तो दैट इज हाउ द मॉडर्न इनोवेशंस आर टेकिंग प्लेस, मतलब एक्टिव इनोवेशंस वॉरफेयर में हो रही है. सिमिलरली अगर आप ओपन एआई को देखते हैं तो ओपन एआई को भी $300 मिलियन का यूएस मिलिट्री से ऑर्डर मिला है, राइट, जहाँ पे दे विल बी यूजिंग एआई इंटीग्रेशन इनटू मिलिट्री डेटा, ताकि मिलिट्री डेटा से बहुत इनसाइट्स जनरेट कर पाए. सिमिलरली अगर आप यूएस में एक लिस्टेड कंपनी है पैलेंटियर करके विच हैज डन एक्सट्रीमली वेल, so they are also doing similar things कि they are trying to solve for future terrorist strikes or future issues by going through tons of military data. So again, usage of AI and non-traditional warfare, it is coming into military right now. अब हम चलते हैं towards the value chain, and value chain के साथ साथ different Indian companies की बात करते हैं, फिर हम इनकी risk factors, technicals और valuations भी देखेंगे.
अब हम एक बार डिफेंस इंडस्ट्री का वैल्यू चेन देखते हैं एंड वैल्यू चेन में पोजीशनिंग देते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की। तो देखिए पहले तो आपके आते हैं वेपन कॉम्प्लेक्स वाली कंपनियाँ, बेसिकली वेपन कॉम्प्लेक्सेस जैसे अपनी इंडियन नेवी होगी या फिर अपनी इंडियन एयरफोर्स होगी या इंडियन आर्मी होगी। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन रहता है इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के बीच में। जैसे इस बारी जो इंडिया पाकिस्तान वॉर इवेंट हुआ था, तो तीनों बेसिकली जो मतलब तीनों जो आर्म्स हैं इनके बीच में कोलैबोरेशन हुआ था, राइट। यहाँ पे फ्लीट मैनेजमेंट करते हैं, एयर डिफेंस, कोलैबोरेटिव सिस्टम एंड सैम बैटरीज ऑपरेट करते हैं। देन देर आर टीयर वन वेपन मैन्युफैक्चरर्स। अब टीयर वन वेपन मैन्युफैक्चरर्स कौन है? जिनके पास सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज हैं एंड साथ साथ आपके कुछ सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स भी हैं जो यहाँ पे आते हैं। तो एक DPSU कंपनीज हैं जो हमारी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे BEML आ गया या हैल आ गया या भारत डायनामिक्स आ गया या मजगांव डॉकयार्ड आ गया या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। तो दे मैन्युफैक्चर वेपन्स जैसे टीयर वन या फिर जो आपके जो कंपनीज वेपन्स वाली हैं, तो ये एयरक्राफ्ट, शिप्स, टैंक्स, मिसाइल्स, स्मॉल आर्म्स और सेंसर प्लेटफॉर्म्स बनाएंगी। देन इन कंपनीज को असेंबलीज और सिस्टम्स प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, जैसे आपका टाटा एवियोनिक्स करके यहाँ लाइक, उसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे आता है, भारत फॉर्ज आता है यहाँ पे, टॉनबो इमेजिंग आता है, डेटा पैटर्न्स आता है और लार्सन एंड टूब्रो का भी डिफेंस आर्म आता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का लिटरली एक मोनोपोली टाइप है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के अंदर, राइट। And they also provide radars, electronic warfare capabilities and all these things which are used under the different platforms like aircraft, ships, submarines, tanks, etc and missiles also. So Bharat Electronics is a business which is of particular interest because they are doing all the non-traditional warfare programs. Then there are companies that are into subsystems, राइट। तो अब जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो दे माइट गेट बेसिकली रडार्स और माइक्रोवेव्स और लाइक बेसिकली all those products from Astra Microwave, right? So these are subsystem companies जिसमें companies like Core Technologies, Pars Defense, Astra Microwave है। And then there are companies which are into components like Krishna Defense। तो Krishna Defense का बल बार यूज होता है which is used in manufacturing of ships like मजगांव डॉकयार्ड और GRSC जो ships बनाते हैं। So this is how the value chain of the industry looks like. Similarly अगर आप companies like जेनटेक की बात करेंगे, तो जेनटेक भी सिस्टम्स प्रोवाइड कर रही हैं, सिमुलेटर के सिस्टम्स प्रोवाइड कर रही हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स प्रोवाइड कर रही हैं, राइट। यहाँ पे आप अगर अस्ट्रा माइक्रोवेव देखते हैं तो अस्ट्रा माइक्रोवेव सब सिस्टम्स के अंदर है, बट दिस इज हाउ द पोजीशनिंग ऑफ द कंपनीज इज इन द वैल्यू चेन। अब हम कंपनी लेवल डीप डाइव करते हैं और पहले देखते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज द कंपनी दैट कम्स टू अस। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है? तो अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के, सिंपल है कि कंपनी लैंड बेस्ड रडार्स, राइट। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, राइट। देन टैंक्स में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लगते हैं, या जो मिसाइल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लगते हैं, या नेविगेशन सिस्टम लगते हैं, अपग्रेड्स जो हो रहे हैं, या अनमैन्ड सिस्टम्स हो गए, सिमुलेटर्स हो गए, एंटी ड्रोन सिस्टम्स हो गए, बैटरीज हो गई, फ्यूजेज हो गए, कॉम्पोनेंट्स एंड डिवाइसेज हो गए। तो वॉट एवर इज देयर इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, sensors, radars is being manufactured by Bharat Electronics, right? And पर्टिकुलर इंटरेस्ट यहाँ पे हमारा दो इनके लेटेस्ट प्रोग्राम्स में होएगा जो हम इनकी पाइपलाइन में जाके देखेंगे, क्योंकि हम एक फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, ऑर्डर बुक क्या है और टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है। तो यहाँ पे कंपनी की अगर हम टाइम और ऑर्डर बुक देखते हैं अभी, तो उसके बाद हम न्यू प्रोडक्ट्स में भी चलेंगे। तो कंपनी की ऑर्डर बुक देखते हैं अभी 76,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है विद एडिशनल 15,000 करोड़ ऑफ ऑर्डर Q1 FY26 में एक्सपेक्टेड है। कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रही है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइवेट सेक्टर टाइप्स हैं विद टाटा भी, L&T के साथ, यहाँ तक जो आपकी बाहर की भी कुछ कंपनीज उनके साथ टाइप हो रखा है, राइट। देन लाइक साफरान के साथ भी इनका टाइप है, राइट। सो देन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कंपनी को 4,000 करोड़ के मिले हैं फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। इसरो के साथ कंपनी कोलैबोरेट कर रही है। एंड कंपनी का जो नॉन डिफेंस रेवेन्यू 1,500 करोड़ का है, जो कंपनी 2,000 करोड़ तक एम कर रही है FY27 में। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी के लिए टाइम क्या है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्चुअली में ह्यूज टाइम है अनलाइक हैल। तो हैल का भी टाइम बड़ा है, बट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हैल के बीच में क्या फ़र्क है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हैल वर्क्स ऑन अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। जैसे अगर तेजस का प्लेटफॉर्म है तो हैल उस पर काम कर रहा है। प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे सबमरीन का प्लेटफॉर्म है, चाहे नेवी का प्लेटफॉर्म है, चाहे शिप्स का प्लेटफॉर्म है, चाहे आपका एयरक्राफ्ट का प्लेटफॉर्म है, चाहे मिसाइल्स का प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो
यहाँ पे आप देखेंगे तो हर पूरी जो इनका टैम है वो नेक्स्ट 5 to 7 years 4.5 to 5 lakh crores का टैम है. And the TAM is broken down into air defense systems, IDEX projects, naval modernization, homeland security and smart cities, civilian capex, electronic warfare, etc. तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ कि एक आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं वैल्यू क्वेस्ट की वेबसाइट पे, राइज ऑफ द इंडियन डिफेंस सेक्टर. ये काफ़ी अच्छी रिपोर्ट लिखी हुई है, आपको यहाँ पे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ने के लिए. पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में देर आर 2 big ऑप्शनैलिटीज़ कमिंग अप. तो एक तो आ रहा है QR-SAM का ऑप्शनैलिटी. तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है विद एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अराउंड 30,000 crores का ये ऑर्डर Q4 FY26 या Q1 FY27 में मिल सकता है. इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट मूविंग आर्मर्ड कॉलम्स फ्रॉम एरियल थ्रेट्स एंड टोटल ऑर्डर का एस्टिमेट वैल्यू 30,000 crores का है. BEL इसकी प्रोडक्शन एजेंसी है. एंड अगेन एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का. देन QR-SAM के बाद जो S400 बैटरीज हैं जो इंडिया ने रशिया से ली थी, तो उसको इंडिजिनाइज कर रहे हैं अंडर द प्रोजेक्ट कुशा. तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज द कंपनी विच इज डेवलपिंग दिस प्रोटोटाइप जो नेक्स्ट 12 to 18 months में डेवलप हो जाएगा. एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे 40,000 crores का ऑर्डर आ सकता है प्रोजेक्ट कुशा से इफ दे डेवलप इट वेल, राइट. एंड दिस इज जस्ट अगेन एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ये प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है. तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज लाइक द HDFC बैंक ऑफ दिस इंडस्ट्री बट विद द ट्विस्ट की there's a lot of value migration that is happening from traditional weapon system to non-traditional weapon system, and that is where Bharat Electronics is playing a big role at the moment. तो दिस इज विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स, ऑर्डर बुक और टोटल एड्रेसेबल मार्केट हमने डिस्कस करी. अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट बिजनेस जिसमें हम बात करेंगे जेनटेक की. तो जेनटेक क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है, क्या क्या जेनटेक के प्रोडक्ट्स हैं, फिर जेनटेक की ऑर्डर बुक कैसी है और जेनटेक का टाइम क्या है, राइट. तो ऐसे हम ये पूरा फ्रेमवर्क थ्रू आउट द एनालिसिस यूज़ करने वाले हैं. तो जब हम जेनटेक की बात करते हैं तो जेनटेक एंटी ड्रोन शील्ड बनाता है जिसमें रडार्स, जैमर्स, कैमरा और हार्ड किल गन है. तो इनकी एक गन भी माउंटेड होती है, राइट, बेसिकली इनके एंटी ड्रोन सिस्टम के ऊपर. बिकॉज कुछ कुछ ड्रोन्स को तब 2 तरीके से मार सकते हैं, एक होता है सॉफ्ट किल, एक होता है हार्ड किल. सॉफ्ट किल में क्या होता है कि आप जैम कर देते हैं तो पीछे से कनेक्शन टूट जाता है और ड्रोन गिर जाता है. हार्ड किल में क्या होता है दैट यू हैव अ गन माउंटेड ऑन द एयर डिफेंस सिस्टम एंड द हार्ड किल से it shoots down the drone, right? So they have all types of systems which can help in anti drone. तो एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो है अगेन यहाँ जेनटेक में अगर आप देखेंगे तो आज जेनटेक सिमुलेटर कंपनी है काफ़ी हद तक और ड्रोन कंपनी है और एंटी ड्रोन कंपनी है. तो गोइंग फॉरवर्ड ड्रोन और एंटी ड्रोन नेक्स्ट 3 to 4 years में 70% ऑफ रेवेन्यूज हो जाएंगे और सिमुलेटर 30% हो जाएगा. बिकॉज सिमुलेटर बिकॉज एंटी ड्रोन सिस्टम के अंदर ही मेजर आपका टाइम एक्सप्लोड हुआ है. बिकॉज हर जगह एंटी ड्रोन सिस्टम लगेगा एंड ड्रोन्स के अंदर ही मेजर टाइम एक्सप्लोड हो रहा है, राइट. तो कंपनी सिमुलेटर्स बनाती है जो टैंक की ट्रेनिंग के लिए, और अभी इन्होंने कंपनी खरीदी है जो मरीन की ट्रेनिंग में सिमुलेटर्स में हेल्प करती है, राइट. तो रीसेंट एक्विजिशन देखेंगे तो ARI करके एक कंपनी इन्होंने अक्वायर करी, अभी 100% अक्वायर कर ली. तो दैट कंपनी मैन्युफैक्चर्स नेवल सिमुलेटर्स, राइट. फिर एक इन्होंने और कंपनी मैंने लाइक अक्वायर करी है वेक्टर टेक्निक्स. तो ये ड्रोन मोटर्स और प्रोपल्शन करती है. तो ये 100% इंडिजिनाइज करके ड्रोन बनाने की ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे. फिर एक और कंपनी अक्वायर करी है बाय द नेम ऑफ भैरव रोबोटिक्स. तो ये कॉम्बैट रोबोट्स और ऑटोनॉमस वेपन्स बनाती है, राइट. तो बेसिकली जो वॉरफेयर स्पेस है रोबोट्स का उसके अंदर एंटर कर रही है जेनटेक, अगेन नॉन ट्रेडिशनल वॉरफेयर सिस्टम्स. देन दे एक्वायर्ड अ कंपनी इन 2018-19 जो रडार्स, जैमर्स एंड C2 ब्रेन्स और काउंटर ड्रोन स्वीट बनाती है, राइट. सो दैट इज व्हाट दे हैव डन. देन एक और कंपनी है AI ट्यूरिंग करके जो रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशंस बनाती है. तो और कौन से सिस्टम्स हैं इनके पास, कॉम्बैट रोबोट्स इन्होंने लॉन्च करे, ड्रोन के पार्ट्स हैं, स्मार्ट गन बेसिकली टरेट्स हैं एंड शिप एंड सबमरीन सिमुलेटर्स हैं. तो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट जेनटेक मेक्स. अभी ये सिमुलेटर कंपनी मानी जाती है, वर्ल्ड की टॉप 4 टॉप 5 सिमुलेटर कंपनीज में कहा जाता है. बट गोइंग फॉरवर्ड ड्रोन एंड एंटी ड्रोन विल कंट्रीब्यूट टू बल्क ऑफ द ऑर्डर्स फॉर देम. तो इनके अगर आप सिमुलेटर्स देखेंगे तो अगेन जैसे टैंक पे जो ट्रेनिंग होती है, इंस्टेड ऑफ गिविंग द सोल्जर अ टैंक, इंटायर टैंक जो बहुत पैसा लगता है जिसमें, तो दे विल गिव देम अ सिमुलेटर. तो सिमुलेटर में आप ट्रेनिंग कर सकते हैं. तो आई विजिटेड द प्लांट इन हैदराबाद. तो इट वाज लाइक अ गेमिंग आर्केड, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग था, राइट. बिकॉज लाइव रेंजेस भी थी उसके अंदर, टैंक का सिमुलेटर भी था, वर्चुअल सिमुलेशन भी थी. देन एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस हैं. तो एंटी ड्रोन बेसिकली जैमिंग एंड हैकिंग सिस्टम्स हैं और अब ये कंप्लीट ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में भी आ रहे हैं.
after the acquisition of Vector Technics. Will be interesting to see कि what all they are able to offer, right? तो ये तो हमने देखा इनके प्रोडक्ट्स क्या। अभी हम ऑर्डर बुक देखते हैं। तो आज इनकी ऑर्डर बुक 616 करोड़ की है, जो भी कम है ऑर्डर बुक, जिसमें 422 करोड़ इक्विपमेंट है, 270 करोड़ का एएमसी है। एंड H1 ऑफ FY26 में कंपनी ने गाइड करा है कि 800 करोड़ के ऑर्डर आने चाहिए। एंड राइट, सो पाइपलाइन क्या हो सकती है कि पाइपलाइन इनकी ओवर नेक्स्ट 3 years दे एक्सपेक्ट 6000 करोड़ का क्यूमुलेटिव इनका रेवेन्यू बनना चाहिए। तो H1 में 800 करोड़ के कंपनी ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रही है, बट FY26 में ग्रोथ नहीं आएगी क्योंकि ऑर्डर आने में देरी हो गई है। तो यहाँ पे एक टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन फेज ज़रूर रह सकता है स्टॉक में, विच कैन लीड टू एन इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन सेटअप इवेंचुअली। बट टाइम अगर आप कंपनी का देखते हैं तो सिमुलेटर्स में 14 to 15,000 करोड़ का टोटल टाइम लगता है, दैट इज़ लैंड, एरियल एंड नेवल। काउंटर ड्रोन में 12,000 करोड़ का टाइम हो सकता है कंपनी के लिए, राइट। रिमोट कंट्रोल वेपन्स में अभी ये नीश है, तो इसमें भी टाइम डिसाइड करना मुश्किल है। वेराज ड्रोन मोटर्स एंड प्रोपल्शन में, तो दिस इज पार्ट ऑफ $23 billion ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन ऑफ इंडिया बाय 2030। कॉम्बैट रोबोट्स में भी अभी टाइम देखना है कि FY26 ऑनवर्ड्स कितना हो सकता है। मतलब एकदम कंप्लीट रोबोटिक डॉग्स भी हैं कंपनी के पास, राइट। तो डैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि टाइम कैसे कंपनी का अनलॉक होता है, क्योंकि कंपनी की ईबिटा मार्जिन काफ़ी हाई है अभी, ऑलमोस्ट 25% पैट मार्जिन एंड बियॉन्ड 35% ईबिटा मार्जिन कंपनी करती है, राइट। तो वी हैव टू सी कि हाउ द इंडियाज टाइम दे अनलॉक, बिकॉज ग्लोबल टाइम भी है कंपनी का, क्योंकि कंपनी यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रही है। तो वी हैव टू सी, बट दिस इज अ टोटल एड्रेसेबल मार्केट फॉर जेनटेक। एंड द टाइम हैज़ बीन ग्रोइंग काउंटर ड्रोन मार्केट्स में, राइट। तो इंडिया की जो एंटी ड्रोन मार्केट साइज़ है वो भी ग्रो कर रही है, आप देख सकते हैं। FY24 से 2029 तक ये मार्केट 4 to 4.5 टाइम्स हो सकती है। वेर एज इंडियन एंटी ड्रोन मार्केट साइज भी लाइक यहाँ से ऑलमोस्ट, अगर आप लेस देन 5 किलोमीटर्स के रेंज में देखते हैं, तो डैट कैन ऑल्सो नियरली गो बाय 3 times, ऑलमोस्ट 3 times इन द नेक्स्ट 5 years। एंड सिमुलेटर्स की मार्केट देखते हैं तो सिमुलेटर्स की, लैंड बेस्ड सिमुलेटर की मार्केट मोर देन डबल हो सकती है, बिकॉज ट्रेन करना ईजी हो जाता है सिमुलेटर पे। एरियल की ऑलमोस्ट 50% ग्रो कर सकती है एब्सोल्यूट टर्म्स में, नेवी की ऑलमोस्ट 50% ग्रो कर सकती है, राइट। एंड कॉमन सिस्टम्स की भी ग्रो कर सकती है सिमुलेटर्स की मार्केट। तो दिस इज विद जेनटेक, बट वी हैव टू चेक केयरफुली कि इनका जो इस बारी इस साल जो ऑर्डर्स की डिले हुई है, कि वेदर इट्स अ वन ऑफ या फिर वो रेकरिंग करते रहेगा। बिकॉज अगर वो वन ऑफ है तो देन इट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज FY28 तक कंपनी का 3,000 करोड़ की सेल हो सकती है। वे 25% पैट मार्जिन डालते हैं, तो 750 करोड़ का कंपनी पैट कर सकती है FY28 में। और आज मार्केट कैप कंपनी की 16,000 करोड़ है। तो माने इफ इट इज़ ट्रू व्हाट दे आर सेइंग, तो कंपनी 21 टाइम्स की अर्निंग्स पे है FY28 पे। बट यहीं पे आपका एनालिसिस काम करेगा, यू हैव टू ट्रैक द स्टोरी केयरफुली। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग वन, इज अस्ट्रा माइक्रोवेव। तो अस्ट्रा माइक्रोवेव का प्रोडक्ट्स देखते हैं और बिजनेस देखते हैं। तो कंपनी काउंटर UAV रडार, दृष्टि, UAS सिस्टम्स, पेरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन रडार, राइट। तो बेसिकली कंपनी रडार्स और माइक्रोवेव्स और बेसिकली जो चीज़ें आपके आपको एनिमी को डिटेक्ट करने में यूज़ होती हैं, वो कंपनी बनाती है, राइट। तो कंपनी यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स भी बनाती है, राइट। एंड कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, दे आर यूज्ड इन द इंडियन एयरफोर्स, दे आर यूज्ड इन QR सैम का, जैसे अभी जो ऑर्डर मिल रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो आकाश तीर सिस्टम में भी इनके प्रोडक्ट्स यूज़ हुए हैं। बिकॉज उस पर जो आपको बेसिकली जो रडार लगता है, आप अगर किसी दूसरी मिसाइल को आते हुए इंडिया में अगर ट्रैक कर रहे हैं, तो वहाँ पे दे हैव दिस बेसिकली रडार्स विच आर यूज्ड। एंड so they are supplying these subsystems, electronic warfare subsystems and components to DPSUs and programs of Indian Air Force, Indian Navy and Indian Army, and associated with jammers program of LCA, Su-30 and other fighting platforms in India. So this is what the company has been doing. Products कौन कौन से कंपनी के, तो ग्राउंड एप्लीकेशन के आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। तो कंपनी इज मेकिंग दीज ट्रांसमीटर रिसीवर यूनिट्स, देन L बैंड मॉड्यूल्स, देन मोटा मोटा जो प्रोडक्ट्स का यूसेज है वही एनिमीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, उनके प्रोजेक्ट्स जो प्रोजेक्टाइल्स उनको डिटेक्ट करने के लिए यूसेज है कंपनी का प्रोडक्ट्स का। मेजरली रडार्स हैं, सब सिस्टम्स हैं, एंड साथ साथ अदर कंपोनेंट्स हैं विच हेल्प्स इन डूइंग दैट। एंड ऑल्सो टू बेसिकली स्पेस के अंदर भी कंपनी काम करती है। तो स्पेस के लिए भी कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स इस टाइम पे बना रही है, बट अगेन नॉन ट्रेडिशनल वॉरफेयर सिस्टम्स के अंदर कंपनी ऑपरेट करती है इस टाइम पे। तो कंपनी की बैकलॉग क्या है अभी, और ऑर्डर बुक और टाइम कैसे लगता है कंपनी का, अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं,
तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट देखते हैं तो जो रडार प्रोग्राम्स हैं वो 10 to 11,000 करोड़ के हैं। स्पेस प्रोग्राम जो सैटेलाइट्स के 500 to 600 करोड़ का है। मिसाइल्स और टेलीमेट्री पे जो इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वो 1800 to 2000 करोड़ का टैम है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए 700 to 750 करोड़ का है। बट ओवरऑल 24 to 25,000 करोड़ का टैम है। एंड कंपनी का जो नियर टर्म का सबसे बड़ा ट्रिगर आ रहा है डैट इज़ क्यू आर सैम का ऑर्डर अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलता है तो उसमें से 1800 से 2000 करोड़ का ऑर्डर अस्ट्रा माइक्रोवेव के लिए है। एंड एक और बहुत बड़ा टाइम क्या है कंपनी के लिए, जो Su-30 करके इंडिया के जो प्लेन्स हैं, राइट, तो उसका अपग्रेड हो सकता है। उसमें जो रडार सिस्टम है दे कैन गेट अपग्रेडेड। एंड जो इंडिया में मिग्स हैं MiGs, उनका भी रडार सिस्टम अपग्रेड हो सकता है। तो अगर Su-30 और मिग्स का रडार सिस्टम अपग्रेड होता है तो उन सब में ऑर्डर मिल सकते हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव को, तो वो भी काफ़ी बड़ा एक टाइम अनलॉक हो सकता है, राइट। So these are the two big optionalities for them because what these optionalities will lead to, तो ये जो विरूपक्षा रडार है एंड जो उत्तम रडार है आपको ये ट्रैक करना है और क्यू आर सैम के ऑर्डर्स ट्रैक करने हैं कंपनी में, बिकॉज दिस इज द बिग ऑप्शनलिटी फॉर द बिजनेस राइट नाउ। तो कंपनी की आज जो हम देखते हैं कंपनी की जो ऑर्डर बुक जो बैकलॉग लॉक्ड इन है 1952 करोड़ की है। फ्रेश विंस 1000 करोड़ की है। एंड FY26 में 1300 to 1400 करोड़ की कंपनी ऑर्डर्स टारगेट कर रही है। बट मेजर चीज़ क्या है कि कंपनी का बेसिकली एक सिंगल ऑर्डर से ही अगर क्यू आर सैम का ऑर्डर आता है तो डैट कुड बी 1800 to 2000 करोड़ इन साइज विच विल बी हायर देन द करंट ऑर्डर बुक इंटायरली, जस्ट वन ऑर्डर। तो वो FY26 की एंड में या FY27 में आएगा तो उसको ट्रैक करना आपको ज़रूरी है। तो डैट इज़ वेयर थिंग्स कुड बिकम वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द कंपनी व्हेन इट कम्स टू द टोटल एड्रेसेबल मार्केट, क्योंकि टाइम इस कंपनी का एक्सपैंड हो सकता है। तो ये था अस्ट्रा माइक्रोवेव, जेनटेक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर हम डेटा पैटर्न्स देख सकते हैं। तो डेटा पैटर्न्स इज ऑल्सो अ बिजनेस जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रडार्स, कमर्शियल्स, साइड ऑफ शेल्फ्स, एवियनिक्स एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम्स में प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। डेटा पैटर्न्स की अभी क्या ऑर्डर बुक चल रही है, 860 करोड़ की ऑर्डर बुक है। डेटा पैटर्न्स का 20 to 25% का ग्रोथ गाइडेंस है नेक्स्ट ईयर। मीडियम टर्म पाइपलाइन 2000 to 3000 करोड़ की है एज पर द प्रेजेंटेशन। एंड 1 to 2000 करोड़ के फ्रेश ऑर्डर विन एक्सपेक्टेड है। एंड कंपनी का यहाँ पे अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखते हैं तो कंपनी फायर कंट्रोल एंड मल्टी मोड जो रडार्स हैं उसमें काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स में कंपनी काम कर रही है जैमर्स के अंदर। देन मिसाइल सीकर्स में काम कर रही है, राइट। सो ब्रह्मोस के अंदर इनका एक मिसाइल सीकर यूज़ होता है। एंड कंपनी का 2 to 3,000 करोड़ का लॉन्ग साइकिल अपॉर्चुनिटी है ब्रह्मोस के लिए। एंड देन कंपनी इज ऑल्सो देयर इन टू अदर इंटीग्रेटेड टेस्ट एंड बेसिकली स्मॉल सैट्स। So that is also 1 to 2,000 crore opportunity for the company. So these are some of the products that but data patterns is in, but 70-72 times earnings पे तो उतना सस्ता नहीं है स्टॉक। Whereas Astra Microwave और Zentek is something that looks interesting, but जो न्यू एज और नॉन ट्रेडिशनल डिफेंस वेपन सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, Zentek के अंदर, Astra Microwave के अंदर और डेटा पैटर्न्स के अंदर आपको मिलेंगे। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सम ऑफ द कंपनीज विच आर स्मॉल इन साइज और सम ऑफ द कंपनीज विच आर डूइंग इंटरेस्टिंग वर्क, जो हम विन्यास से लेके कृष्णा डिफेंस से लेके सेंटेमल इलेक्ट्रॉनिक्स तक सारी कंपनीज ये हम लोग एक बारी देखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंपनी डेट इज विन्यास इनोवेटिव। तो विन्यास इनोवेटिव एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड रिसेंटली इस कंपनी में फंड रेज हुआ है जिसमें प्रमोटर्स ने वारंट्स इन्फ्यूज करे हैं 40-45 करोड़ के। मिस्टर मधुसूदन केला ने भी सिंगुलैरिटी फंड से इसमें पैसे डाले हैं। तो विन्यास इनोवेटिव की जब बात करते हैं तो अगेन ये PCB सिस्टम्स की असेंबलीज बनाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। कौन कौन से प्रोग्राम्स में काम कर रहे हैं, तो मल्टी फंक्शन नेवल रडार के अंदर AESA रडार्स, बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स, मिसाइल लॉन्चर कंट्रोल यूनिट, स्मार्ट म्यूनिशन किट्स एंड वेपन पावर सिस्टम्स। देन पेलोड मॉड्यूल्स, एयरबोर्न टारगेटिंग सिस्टम्स और फायर कंट्रोल यूनिट्स। एंड बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में आर्मी में जहाँ जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे बिजनेस कर रही है कंपनी। एंड अगर टोटल ऑर्डर बुक देखते हैं आज कंपनी की 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक है जो नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में डिलीवरेबल है। कंपनी का जो टोटल कैपेसिटी है वो 12 to 1300 करोड़ की सेल्स का है। तो जब मैं वैल्यूएशंस में चलूँगा तब हम इस कंपनी का बुल बेयर और बेसिक सिनेरियो एनालिसिस भी करेंगे। एंड कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक अगर आप देखते हैं तो उसमें से 74% ऑर्डर बुक आज डिफेंस एंड एरोस्पेस सिस्टम से है। वेरस मेडिकल डिवाइसेज एंड कमर्शियल एरोस्पेस से 2% है। वेरस केबल हार्नेस इन सबसे 24% का ओवरऑल ऑर्डर बुक है कंपनी का। तो कंपनी का ओवरऑल टाइम क्या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ में, तो कंपनी जो एरोस्पेस प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का टाइम है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। आज ऑर्डर बुक 753 करोड़ की है। सिस्टम इंटीग्रेशन में जिसमें PCB असेंबली इनटू क्वालिफाइड सिस्टम इंटीग्रेशन कंपनी कर रही है, तो यहाँ पे
2000 करोड़ का टैम है वो नेक्स्ट 5 years। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इनेबलमेंट में अगेन डिफरेंट ग्लोबल OEMs के साथ कंपनी एंगेज है, यहाँ पे 3000 करोड़ का टैम है। लाइसेंसिंग एंड सर्टिफिकेशन के अंदर कंपनी का 600 करोड़ का टैम है। वर्टिकल सेगमेंट एक्सपेंशन में 800 करोड़ का टैम है, और ग्लोबल एक्सपेंशन में भी 800 करोड़ के आसपास का कंपनी का टैम है। तो ओवरऑल अगर देखते हैं तो कंपनी का टैम कुछ 10,200 करोड़ के आसपास का आता है। एंड अगेन इट्स अ स्मॉल कैप और अ माइक्रो कैप बिजनेस दैट हैज सच अ बिग टैम। बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज अगेन यहाँ पे करेक्शन फेज भी आ सकता है, तो करेक्शन फेज में यहाँ पे इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अभी क्या क्या चल रहा है विन्यास में, जस्ट ओवर देयर। तो कंपनी को भी रिसेंटली 160 ऑड करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। तो अगर आप यहाँ ऑर्डर्स देखेंगे तो अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी से 40 करोड़ का ऑर्डर मिला है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ PCB असेंबली एंड इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज। देन एलबिट सिस्टम जो इसराइल की कंपनी है, वहाँ से 20 करोड़ का ऑर्डर मिला है PCB एंड इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज के लिए। सिमिलरली अगर आगे देखते हैं तो कंपनी को लाइक अल्फा एलसेक से भी ऑर्डर मिला है जो एरोस्पेस की कंपनी है। एंड आगे अगर और देखते हैं तो डोमेस्टिक ऑर्डर भी 42 करोड़ के मिले हैं फॉर PCB असेंबलीज एंड इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज। एंड फाइनली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से कंपनी को 13 करोड़ का ऑर्डर मिला है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ PCBA एंड इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज। देन साथ साथ एक फ्रेंसियस काबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जिससे अगेन सिमिलर ऑर्डर मिला है कंपनी को। स्नाइडर इलेक्ट्रिक से भी ऑर्डर मिला है, एंड साथ साथ अमित इंजीनियरिंग से भी ऑर्डर मिला है। तो 160 ऑड करोड़ के ऑर्डर्स हैं। एंड कंपनी ने अभी रिसेंटली 150 करोड़ रेस करे हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड बोर्ड असेंबलीज। तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने वारंट्स डाले हैं कंपनी ने, राइट। तो 1100 रुपये पर वारंट। टोटल फंड रेज 150 करोड़ का है, जिसमें प्रमोटर्स ने खुद 40 करोड़ डाले हैं, और नॉन प्रमोटर में सिद्धार्थ अय्यर जो सुंदर अय्यर के आई थिंक सन है, उन्होंने 25 करोड़ डाले हैं। फिर एज सिंगुलैरिटी फंड जो मधुसूदन केला जी का फंड है, 25 करोड़ यहाँ डाले उन्होंने। एंड दिस इज हाउ द फंड रेजिंग लुक्स लाइक। सो अगेन दिस इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये कंपनी छोटी कंपनी है बट ग्रो कर रही है इस टाइम पे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो विन्यास एक बिल्ड टू प्रिंट मॉडल में जी, क्लाइंट का प्रोडक्ट है उसको आप बिल्ड टू प्रिंट कर रहे हैं, उसकी PCB असेंबलीज बिल्ड टू स्पेसिफिक्स में भी है। फिर एज एक और कंपनी जो हम पढ़ेंगे डेट इज सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स जो बिल्ड टू स्पेक्स में, जहाँ पे आप खुद से स्पेसिफिकेशन करके कस्टमाइजेशन करके कंसेप्चुलाइज करके प्रोडक्ट को मास प्रोडक्शन में लाते हैं। वेराज बिल्ड टू प्रिंट क्लाइंट का ऑलरेडी एक प्रोडक्ट होता है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इस टाइम पे विन्यास कर रहा है। विन्यास BTS में भी है बट सेंटम BTS में ज़्यादा है। वेराज अगर हम सेंटम की बात करते हैं, ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखते हैं, तो 56% सेंटम का एरोस्पेस एंड डिफेंस से आता है। उसके अलावा 21% ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑटोमोटिव से आता है, 14% इंडस्ट्रियल एंड एनर्जी से आता है, 9% हेल्थ केयर से रेवेन्यूज आ रहे हैं। वेराज कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में देखेंगे सेंटम में, तो इस टाइम पे लाइक रेवेन्यू अक्रॉस बिजनेस वर्टिकल्स देखते हैं, तो बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन इज क्लोज टू 32% ऑफ द रेवेन्यू। इंडिया से 31% रेवेन्यू आता है सेंटम का, बट इंडिया वाला रेवेन्यू फास्टर पेस पे ग्रो कर सकता है सेंटम में, क्योंकि अगर आप स्टैंड लोन वर्सेज बेसिकली कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज देखेंगे सेंटम के, तो आपको एक इंटरेस्टिंग इंसाइट मिलेगी। जब मैं वैल्यूएशन करूंगा तब मैं आपको ये चीज़ ज़रूर दिखाऊंगा। तो हम एक बार सेंटम का डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सेंटम के क्या क्या प्रोडक्ट्स है, तो कंपनी स्पेस के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, डिफेंस के लिए मिसाइल कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम्स बना रही है, रडार सब सिस्टम्स बना रही है, टैंक के इलेक्ट्रॉनिक्स बना रही है, अभी T90 टैंक में इलेक्ट्रॉनिक्स इन्होंने प्रोवाइड करें। रेलवे के लिए कंपनी प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स बनाती है। फिर एस कंपनी और भी इंडस्ट्रियल एंड जो बेसिकली मेडिकल यूसेज है यहाँ के लिए भी प्रोडक्ट्स बना रही है, और डिफेंस एंड एरोस्पेस के लिए भी कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है, लाइक एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स, सोनार सब सिस्टम्स एंड इंफ्रारेड कैमराज फॉर डिफेंस व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर ऑप्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। सो ऑल दी सिस्टम्स द कंपनी इज इनटू एट द मोमेंट, राइट। तो बिल्ड टू स्पेक्स में कंपनी ये करती है, जो डिफेंस के लिए जो भी सारा काम है वो बिल्ड टू स्पेक्स में आता है, राइट। एंड बिल्ड टू स्पेक्स में कंपनी कस्टमाइज करके खुद ही पूरा प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें बैरियर टू एंट्री हायर है। तो ऑर्डर बुक अभी कंपनी की कैसे लगती है, तो कंपनी की आज जो टोटल ऑर्डर बुक एज ऑफ डेट देखते हैं, दिस इज हाउ द ऑर्डर बुक ऑफ द कंपनी लुक्स लाइक। तो कंपनी का 665 करोड़ का ऑर्डर EMS सेगमेंट में है, वेराज 890 करोड़ का ऑर्डर बिल्ड टू स्पेक्स में है, जो अगेन डिफेंस वाले सेक्टर में है। एंड ER&D से 180 करोड़ का ऑर्डर है कंपनी का। तो कंपनी की जो आज ऑर्डर बुक है अगेन मेजरली अब डिफेंस से काफ़ी हद तक आने लगी है। एंड राइट देन इसके साथ साथ अक्रॉस वर्टिकल्स में परसेंटेज वाइज हम देख रहे हैं, राइट। तो साथ साथ अगर हम और आगे देखते हैं,
तो कंपनी का डिफेंस में क्या काम है? बेसिकली कंपनी इज वर्किंग इन रडार्स, कंपनी इज वर्किंग इन स्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड्स, लैंड सिस्टम्स में काम कर रही है, ईएमएस एक्सपोर्ट में काम कर रही है, एंड ट्रांसपोर्टेशन डिस्प्लेज में काम कर रही है। तो डिफेंस रडार्स में जो बेसिकली नेवी के लिए बेसिकली रडार्स हैं, कंपनी उसमें काम कर रही है, तो बिल्ड टू स्पेक्स है, तो Q4 Q1 में ऑर्डर्स आएंगे। स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो सैटेलाइट के लिए पेलोड्स हैं, तो वहाँ पे FY26 में ऑर्डर आ सकते हैं, 300 करोड़ का ऑर्डर, और सेकेंड ऑर्डर अभी अंडर डिस्कशन है। लैंड सिस्टम में कंपनी रशियन टैंक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पे इंडिजिनाइज कर रही है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ H1 ऑफ FY26 में कंपनी ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रही है। एंड ईएमएस के अंदर कंपनी अगेन प्रोटोटाइप टू प्रोडक्शन स्टेज में आ रही है, तो यहाँ पे कंपनी FY26-27 में लाइक जो रैंप अप एक्सपेक्ट कर रही है। राइट, जस्ट टू गो फॉरवर्ड, सेंटम का टैम और व्हाट्स न्यू। राइट, तो सेंटम के केस के अंदर आपको क्या याद रखना है सेंटम का, कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में DRDO का एक स्पेस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड के लिए ऑर्डर आना है। तो उसमें सेंटम को ऑर्डर मिल सकता है, क्योंकि सैटेलाइट वॉरफेयर सिस्टम्स और सैटेलाइट सिस्टम्स में सेंटम का इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। देन थेल्स ने सेंटम को एज अ स्ट्रेटेजिक PCB असेंबली पार्टनर पिक करा है, अगेन फॉर फ्लाइट एवियोनिक्स, दैट वी हैव टू सी कि वहाँ पे कैसे ऑर्डर आता है। राइट, तो स्पेस के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी कंपनी सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस में काम कर रही है, तो दैट कुड ऑल्सो बी अ बिग ऑर्डर, वी हैव टू सी इफ दैट ऑर्डर कम्स और नॉट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दीज आर द अदर प्रोजेक्ट्स दैट सेंटम इज वर्किंग इन, बट मेन सेंटम में थीसिस क्या रहेगी कि इसमें इनकी 3 बिजनेसेस हैं। एक इंडिया का बिजनेस है, एक बिजनेस इनका फ्रांस के अंदर सब्सिडरी है, और एक सब्सिडरी कनाडा में है। तो अगर फ्रांस और कनाडा की सब्सिडरी बंद हो जाती है, या उसको डाइवेस्ट करते हैं, उसको कम करते हैं, तो वहाँ पे मार्जिन इनके इंडिया बिजनेस में काफ़ी अच्छे हैं, तो मार्जिन एक्सपेंशन हो जाएगी कंपनी में। तो काफ़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अभी स्टेक लिया सेंटम में। राइट, तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग काफ़ी बढ़ गई है सेंटम में। तो प्रॉब्ली उसको हमें ट्रैक करना है कि इनकी कनाडा की सब्सिडरी और फ्रांस की सब्सिडरी में क्या होता है। दैट इज़ द फ्रेमवर्क दैट यू हैव टू ट्रैक। आगे चलते हैं टुवर्ड्स कृष्णा डिफेंस। अब कृष्णा डिफेंस भी छोटी कंपनी है, बट कंपनी क्या करती है, कंपनी बल बार्स बनाती है। तो बल बार्स क्या हैं? दीज आर स्पेशलाइज्ड स्टील सेक्शंस विच आर यूज्ड एज स्टिफनर्स फॉर हल कंस्ट्रक्शन ऑफ नेवल वॉरशिप्स। तो बेसिकली हल लाइट वेटेड होते हैं, बट वेरी हाई स्ट्रेंथ होते हैं। तो हाई स्ट्रेंथ वर्सेस द वेट इस प्रोडक्ट के अंदर है। एंड ऑल्सो द थिंग विद बलबाज इज कि बलबाज बनाने वाले इंडिया में भी 2 ही लोग हैं। तो मार्केट में अगेन वन ऑफ द मार्केट लीडर्स इज कृष्णा डिफेंस एट द मोमेंट, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है। बहुत लोगों ने इस मार्केट को एंटर करने का ट्राई करा है, बट सिर्फ 2 ही लोग इस मार्केट को क्रैक कर पाए हैं। तो अगर इंडिया में शिप बिल्डिंग बढ़ती है, तो कंपनीज लाइक कृष्णा डिफेंस को काफ़ी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। दिस इज विद कृष्णा डिफेंस के मेन प्रोडक्ट। दूसरा मेन प्रोडक्ट है स्पेशल स्टील एलॉय व्हील्स का मेन प्रोडक्ट है, एंड साथ साथ वेल्डेड इलेक्ट्रोड्स का प्रोडक्ट है। तो दीज आर द अदर 2 प्रोडक्ट्स दैट द कंपनी हैज़। एंड अगर हम यहाँ देखते हैं, तो लाइक स्पेशल स्टील एलॉय वेल्डिंग वायर में तो कॉम्प्लेक्स एलॉयज़ हैं फॉर हाई टेंसाइल एंड हाई इम्पैक्ट टफनेस। तो बेसिकली जो नेवल प्लेटफॉर्म्स हैं उसी के अंदर यूज़ होते हैं। वेज वेल्डेड इलेक्ट्रोड्स देखते हैं, तो ये भी नेवल प्लेटफॉर्म्स के अंदर यूज़ होते हैं। तो अगेन शिप बिल्डिंग के लिए प्रॉक्सी बिजनेस है ये। देन और कंपनी स्पेशल स्टील एलॉय बेसिकली जो ब्रिक्स हैं उसके अंदर है, तो अगेन ये नेवल प्लेटफॉर्म्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं। देन आर्मर्ड स्टील प्रोफाइल के अंदर है। राइट, सो दिस लीड्स टू जो आर्मर्ड व्हीकल्स के ऊपर जो स्पेशल स्टील लगता है उसके अंदर है। एंड कंपनी बेसिकली स्पेस हीटिंग डिवाइस के अंदर है, बुखारी के नाम से, जो बेसिकली हाई ऑल्टीट्यूड में आपका सियाचिन ग्लेशियर हो गया के आसपास जितनी भी एरिया है, कारगिल हो गया, तो यहाँ पे ये स्पेस हीटिंग डिवाइसेस यूज़ होते हैं। तो दिस इज दैट इज़ यूज बिकॉज अदरवाइज दूसरे इक्विपमेंट में पॉइजनस गैस रिलीज हो जाती है। तो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के अंदर दिस बुखारी डिवाइसेस आर यूज, अगेन स्मॉल इंटरेस्टिंग नीश। तो न्यू कैटेगरीज कंपनी कहाँ जा रही है, तो कंपनी जॉइंट वेंचर्स कर रही है। तो कंपनी का पहला जॉइंट वेंचर वैबो कॉम्पोजिट्स के साथ हुआ है, जहाँ पर कंपनी कॉम्पोजिट डोर बना रही है। तो कॉम्पोजिट मटेरियल इज़ मच लाइटर देन मेटल। तो आपकी बोट्स और इन चीज़ों पे आजकल जो भी शिप बिल्डिंग के अंदर कॉम्पोजिट मटेरियल यूज़ होने लग गया है। तो कंपनी ने अभी ऑलमोस्ट 5 to 6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है। 150 to 200 शिप्स पे डिमांड आ सकती है, पर शिप 6 करोड़ का सप्लाई जा सकता है। तो ओवरऑल टाइम 600 करोड़ to 1000 करोड़ हो सकते हैं इनके कॉम्पोजिट मटेरियल का। तो वी हैव टू सी कि क्योंकि जिस कंपनी के साथ रेड ने टैप करा है वैबो के साथ, वो वर्ल्ड मार्केट लीडर है इस प्रोडक्ट के अंदर। वी हैव टू सी हाउ इट गोज। राइट, देन स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन करिए कॉन्सेप्टिया सॉफ्टवेयर टेक की, जो मरीन एंड ऑफशोर डिज़ाइन बेसिक डिटेल इंजीनियरिंग के अंदर कंपनी है।
तो ये कंपनी डिफेंस शिपयार्ड्स, कमर्शियल शिपयार्ड्स एंड ऑफशोर ऑयल एंड गैस एसेट ओनर्स में बेसिकली इनकी इंडस्ट्री है. दैट इज़ वेयर इट वर्क्स, दैट इज़ कॉन्सेप्शिया सॉफ्टवेयर टेक. देन एक और कंपनी है वेव ऑप्टिक्स डिफेंस, जहाँ पे इन्होंने अपनी होल्डिंग 25 से 40% कर दी है. एंड दिस इज अगेन रेडियो फ्रीक्वेंसी और फाइबर लिंक्स फॉर HF, VHF, UHF रेडियोस एंड सबमरीन कॉम्स. तो सबमरीन के कम्युनिकेशन के अंदर इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं. एंड वी हैव टू सी कि हाउ दिस थिंग डज, बिकॉज अगेन ये डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के वॉरफेयर के अंदर है. दैट इज दिस कंपनी दैट वेव ऑप्टिक्स. तो यहाँ पे इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है. सो दीज आर द इंटरेस्टिंग JVs दैट देव डन. वाई आई फाइंड दिस बिजनेस इंटरेस्टिंग, बिकॉज छोटे मार्केट कैप में कंपनी ये JVs और ये सारी चीज़ें कर रही है. और आज कंपनी का जो ऑर्डर बुक है 270 ऑड करोड़ का है. राइट, तो हाईएस्ट ऑर्डर बुक है इनकी हिस्ट्री में. और कंपनी नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स के लिए 35 to 40% ग्रोथ का गाइडेंस दे रही है. अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बार बार 35 to 40% की बात कर रही है. और कंपनी ने अभी लाइव टेंडर्स 100 to 130 करोड़ के सबमिट भी कर रखे हैं. राइट, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ कृष्णा डिफेंस एंड्स अप स्केलिंग अप ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. बिकॉज बलबाज होगी, तो बलबाज की एनुअल डिमांड 3 to 5,000 टन है. तो 260 to 450 करोड़ का एनुअल टैम है यहाँ पे. राइट, तो कॉम्पोजिट फायर के जो कॉम्पोजिट डोर्स हैं इनकी डिमांड एवरी ईयर 700 to 1200 करोड़ की हो सकती है. फिर T90 टैंक्स के जो मिड साइकिल लाइफ अपडेट हो रही है उसके इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड भी बढ़ सकती है. देन जो वेव ऑप्टिक्स में काम कर रहे हैं उसकी भी डिमांड 250 to 400 करोड़ पर एनम की हो सकती है. एंड बुखारी जो हाई ऑल्टीट्यूड हीटर्स हैं उसकी डिमांड भी 40 to 60 करोड़ एवरी साइकिल हो सकती है. स्मॉल बिजनेस है बट स्टिकी हो सकता है. तो उस कृष्णा डिफेंस का स्ट्रैटेजी इंटरेस्टिंग है कि छोटी छोटी मार्केट्स रिकग्नाइज करके जहाँ पे एक दो कम्पिटिटर्स हैं वहाँ पे कंपनी ने प्रोडक्ट्स लॉन्च करें. टुवर्ड्स दी वैल्यूएशन जाके हम इस कंपनी का वैल्यू भी करके देखेंगे. राइट, फिर हम एक्सिस केड्स को हमने प्रेजेंटेशन में डाला हुआ है. यू कैन रीड व्हाट एक्सिस केड्स डज, बिकॉज रिसेंटली आई थिंक द स्टॉक हैज़ मूव्ड अप क्वाइट अ लॉट. आई थिंक यहाँ पे फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग आई वोंट डिस्कस इट, बट इसका एक डिटेल्ड ब्लॉग हमने आज से 1 ईयर पहले लिखा था, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उसको पढ़ सकते हैं. फिर हम देखते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज़ अ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स. इसके बाद हम वैल्यूएशंस और रिस्क और टेक्निकल्स पे चलेंगे सारे पूरे सेक्टर और इंडस्ट्री के. तो हैल ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम प्लेटफॉर्म्स में लाइक बेसिकली लाइट कैरियर एयरक्राफ्ट्स, देन डॉनियर सिस्टम्स, देन आपके हेलीकॉप्टर्स के अंदर कंपनी है. तो इट्स द एंड साथ जो मेंटेनेंस रिपेयर करके भी जो एक MRO करके भी चीज़ है उसमें भी हैल है, क्योंकि आपको प्लेन्स को मेंटेन करना है और इनकी रिपेयर भी करनी है और उनको ऑर्गेनाइज भी अच्छे से करके रखना है. तो MRO के अंदर कंपनी भी ऑपरेट करती है. एंड कंपनी इज़ लाइक अ मोनोपोली बिजनेस इन दैट इज़ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल. तो उसमें एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स और पावर प्लांट्स के अंदर कंपनी है यहाँ पे. और मेजरली एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर में इनका बिजनेस है. तो कंपनी की अगर ओपनिंग ऑर्डर बुक देखते हैं तो FY24 में 94,000 करोड़ की थी, जो आज 1,90,000 करोड़ की हो गई है. कंपनी का टोटल टर्नओवर 30,000 करोड़ था FY25 में. अगेन लाइक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज लाइक HDFC बैंक ऑफ दिस इंडस्ट्री. बट वी हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे बहुत डिलेज होते रहते हैं. क्या डिलेज होते हैं? दे आर डिपेंडेंट अपॉन अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल सप्लायर्स. कभी कभी वो इंटरनेशनल सप्लायर्स आर नॉट एबल टू डिलीवर ऑन टाइम, विच लीड्स टू इनएविटेबल डिलेज फॉर देम. तो कंपनी की ऑर्डर बुक 1,90,000 करोड़ की अभी. एंड न्यू ऑर्डर्स 240 AL-31FP इंजन्स का था, 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का था. राइट, एंड 12 सुखोई 30 का था. एंड कंपनी तेजस की डिलीवरी जो स्टार्ट करने वाली है, तो वो हमें देखना है कि एट व्हाट टाइम इट स्टार्ट्स, बिकॉज दैट इज़ अ प्रोग्राम दैट हैज़ बीन हैपनिंग सिंस लेट 1980s 1990s एंड देयर हैज़ बीन वन डिले आफ्टर द अदर. तो अगेन हाउ दे आर एबल टू डिलीवर और नॉट इज समथिंग टू बी सीन, बिकॉज दीज टाइप ऑफ डिफेंस कंपनीज जो लॉन्ग डेटेड ऑर्डर बुक साइकिल वाली है जनरली मेरे को उतनी पसंद नहीं आती, बिकॉज जब तक ऑर्डर डिलीवरी आती है तब तक आजकल वेपन सिस्टम ऑब्सोलीट हो जाते हैं. आई थिंक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वर्सेस हैल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लियरली एक एडवांटेज है कि इट्स अ प्रोडक्ट कंपनी, वेयरएज हैल इज़ अ प्लेटफॉर्म बिजनेस. तो प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि एक सेम प्लेटफॉर्म आपका मल्टीपल ईयर्स चलते हैं, उसकी लॉन्ग डेटेड ऑर्डर साइकिल रहती है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. हम वैल्यूएशंस में भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे. Similar to HAL, even the likes of your GRSE, Mazagon Dockyard, all these are your platform based companies. माने ये शिप बिल्डिंग के अंदर ये कंपनीज काम करती हैं, शिप बिल्डिंग, इंजीनियरिंग, शिप रिपेयर्स और इंजन्स में. एंड GRSE के भी प्रोडक्ट्स आप देखेंगे तो अगेन फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं. राइट, इवन सिमिलरली और लैंडिंग शिप टैंक्स हैं. राइट, सो दे आर इनटू शिप्स एंड ऑल्सो अनमैन्ड सर्फेस वेसल्स. तो ये भी न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर एंटर कर रहे हैं इस टाइम पे. बट टैम क्या है GRSE के लिए? तो GRSE के लिए भी टैम बड़ा टैम है काफ़ी अभी. तो 8 शिप्स अंडर कंस्ट्रक्शन है एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए.
नेक्स्ट जेन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बना रहे हैं 3000 करोड़ की। फ्रिगेट्स एंड कॉर्वेट्स का 10,000 करोड़ प्लस का टैम है। तो इन अ नटशेल 20 to 30,000 करोड़ प्लस का टैम जीआरएसए के लिए पर एनम इजीली क्रिएट हो सकता है। एंड FY 25 ने कंपनी ने लाइक फर्स्ट टाइम 3,000 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस करा FY 24 में। एंड स्टिल द कंपनी हैज़ बीन ग्रोइंग। एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी हो रही हैं। इंडिया का शिप बिल्डिंग का बेसिकली एक स्टेटेड गोल भी है कि वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट शिप बिल्डर बनना है, राइट। तो इंडिया में इंडस्ट्री अभी टेक ऑफ कर रही है। बट स्टिल आई विल से कि बोथ दीज कंपनीज मजगांव, कोचीन और GRSE हैव हैड अ ह्यूज रन अप ओवर लास्ट 2-3 years. I think it's better to sit on the sidelines to watch what happens, because the other companies that I've covered with you still have a lot of optionalities, but some of these shipbuilders might be at peak margins at the moment क्योंकि हाई प्रॉफिटेबिलिटी वाले इनके प्रोजेक्ट्स अभी डिलीवर हुए हैं। तो मैं आपको वार्न कर रहा हूँ यहाँ पे कि थोड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है, जो हम वैल्यूएशन में भी जाके देखेंगे। तो मजगांव, GRSE वर्सेस कोचीन का हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी करेंगे आपके लिए। एंड उसमें हम देखेंगे कि इन तीनों में से कौन सी कंपनी में क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। बट तीनों ही कंपनीज में कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर अभी इस टाइम पे चल रहा है, दैट इज ऑफ की पीक मार्जिन शायद से ना लग गए हो, क्योंकि स्पेशली इन केस ऑफ मजगांव डॉकयार्ड बहुत हाई जो बेसिकली हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी बेसिकली डिलीवरी गई थी। तो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू कीप अ गुड ट्रैक ऑफ। अब इसके साथ हम चलते हैं टुवर्ड्स द वैल्यूएशंस, टेक्निकल्स एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री। एंड देन हम लोग कंक्लूजन की डिस्कशन करेंगे कि कौन सा बिजनेस कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। एंड आई थिंक बिफोर वी गो देयर, कंपनीज लाइक जेनटेक, अस्ट्रा माइक्रोवेव, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कृष्णा डिफेंस, विन्यास, राइट, इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट कंपनीज लाइक डेटा पैटर्न्स, दीज सॉर्ट ऑफ फिट इन द फ्रेमवर्क। यहाँ पे मैंने सोलर इंडस्ट्रीज भी डिस्कस नहीं करा, बिकॉज दैट वी डिड अ वीडियो ऑन 3 years बैक, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। तो कंप्लीटली आपका ये सेक्टोरल एनालिसिस हो जाएगा ना, आपको पता रहेगा कि कैसे आप फ्रेमवर्क इसमें देख सकते हैं। So with this, let's go towards the valuations and the technicals. तो हम चल के देखते हैं स्टॉक स्कैन्स के ऊपर कि हम डिफरेंट जो बेसिकली डिफेंस सेक्टर के अंदर सेक्टोरल इंडिसेस हैं वो हमें टेक्निकल्स में क्या बताते हैं। इन इसके साथ हम क्या करेंगे कि हम डिफेंस सेक्टर की जाके पीयर टू पीयर वैल्यूएशंस देखेंगे। तो स्टॉक स्कैन्स के ऊपर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है बाय द नेम ऑफ कस्टम इंडेक्स। कस्टम इंडेक्स में जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे डिफेंस का जो एक ही इंडेक्स अवेलेबल है बाय द नेम ऑफ निफ्टी डिफेंस इंडेक्स, बट उसमें 2-3 स्टॉक्स की 40-50% ऑफ द वेटेज है। तो व्हाट आई हैव डन ओवर हियर कि मैंने एक नॉन ट्रेडिशनल डिफेंस, एक नैनो कैप डिफेंस कंपनीज और एक ट्रेडिशनल वेपन कंपनीज के कस्टम इंडेक्स बना दिए। तो पहले हम नॉन ट्रेडिशनल डिफेंस में चलते हैं, जहाँ पे हमने अस्ट्रा माइक्रोवेव, एक्सिस किड्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा पैटर्न्स, जेनटेक, इन सारी कंपनीज को डाला है। यहाँ पे इनके चार्ट्स खोलते हैं। तो अगेन इफ़ यू लुक एट द इंडेक्स ओवर इट, देन यू विल फाइंड इज दैट कि अगर हम वीकली चार्ट्स पे देखते हैं तो आपको एक काफ़ी ट्रेंड में वो लगेगी क्लैरिटी कि वीकली चार्ट्स में एक्चुअली 2020 के बाद ऑलमोस्ट इंडेक्स 84 के लेवल से 3,492 हो चुका है। तो इट हैज़ बीन लाइक द इंडेक्स इटसेल्फ हैज़ बीन अ मल्टी बैगर इन सॉर्ट्स। एंड बीच में अगर देखिए जब ये ट्रेंड्स जो अपने स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स होते हैं इनमें बीच में करेक्शन फेजेस आते हैं। तो जो SOIC स्टूडेंट्स हैं वो रिकग्नाइज करेंगे कि वी स्टॉप डिफेंस सेक्टर में नेगेटिव हो गया था। अगर हम मंथली चार्ट्स भी देखते हैं 2 महीने के लिए नेगेटिव था, दैट वाज इन February 2025 एंड March 2025। उसके बाद से वापस एक अप ट्रेंड बेसिकली सेक्टर के अंदर रिज्यूम हुआ है। तो इस सेक्टर की हम बात करते हैं जो नॉन ट्रेडिशनल डिफेंस कंपनीज हैं। टेक्निकल्स में द सब सेक्टर हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल, इट हैज़ बीन एन अप ट्रेंड विथ करेक्शंस, बट आई स्टिल से कि जब ऐसे स्ट्रक्चरल थीम्स मिलती हैं तो आपको करेक्शंस की वेट करनी चाहिए जब सब कहते हैं कि ये थीम खत्म हो गई, बिकॉज इफ़ यू हैव अ डिफरेंट व्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तब आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिल सकता है काफ़ी सारे नेम्स में। तो ये तो हमने नॉन ट्रेडिशनल डिफेंस का इंडेक्स देखा। अब हम आगे चल के देखते हैं एक बारी जो नैनो कैप कंपनी है जिसमें हमने सेंटम, कृष्णा डिफेंस और विन्यास कवर करी थी। तो दीज 3 आर ऑल्सो इंटरेस्टिंग बिजनेसेस जो इंटरेस्टिंग काम कर रही हैं। एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पे जो इंडेक्स है इट इज़ मच मोर चॉपियर versus the non-traditional defense companies. Reason being because defense is a working capital heavy business, तो इन कंपनीज की बैलेंस शीट थोड़ी सी कमज़ोर रहती है। एंड साथ साथ दीज कंपनीज के ग्रोथ रेट्स कोई बहुत सुपीरियर नहीं रहे बाकी कंपनीज से, बट इन कंपनीज का बेस बहुत छोटा है। जैसे विन्यास के पास अभी 1200 करोड़ सेल्स की कैपेसिटी का सेटअप हो रखा है। जैसे कृष्णा डिफेंस वाले नेक्स्ट 3 years में 500 करोड़ की सेल्स की बात कर रहे हैं 3 to 4 years में। सिमिलरली सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 20-22% का डिफेंस बिजनेस के अंदर CAGR आ सकता है। तो आप यहाँ चेक करेंगे तो जुलाई 2024 में दिस इंडेक्स पीक्ड आउट एंड फॉर एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 1 year, राइट,
ऑलमोस्ट अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इट वाज साइडवेज कंसोलिडेशन टू अ डाउन ट्रेंड। उसके बाद से अभी हायर हाइज बनने स्टार्ट हुए हैं, राइट? सो दिस इज एन इंडेक्स विच माइट नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज अ नॉन ट्रेडिशनल डिफेंस कंपनीज इंडेक्स, बट स्टिल these companies are like small cap or nano cap in nature in this sector. And these companies में जैसे हमने कृष्णा डिफेंस, सेंटम और विन्यास तीनों कवर करा, तो तीनों कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे कृष्णा डिफेंस आपकी शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, सेंटम ना आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेस से रिलेटेड है। सिमिलरली जब हम विन्यास की बात करते हैं तो विन्यास जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की ग्रोथ से रिलेटेड है, तो इट्स अ प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। तो दिस इज ऑल्सो सेक्टर विच इज़ अगेन फॉर्मिंग हायर हाइज। बट यहाँ पे आप कंपनीज की वेट कर सकते हैं, बिकॉज आई स्टिल फील कि हमें ये सारी कंपनीज एक करेक्शन फेज में मिल सकती हैं जब एक यूफोरिया पीरियड ओवर होता है डिफेंस सेक्टर में। तीसरा हम आते हैं टुवर्ड्स द ट्रेडिशनल डिफेंस कंपनीज जो ट्रेडिशनल वेपन्स बना रही हैं, जैसे आपका कोचीन शिपयार्ड, जीआरएससी, हैल, मजगांव डॉकयार्ड, भारत डायनामिक्स, ये सारी कंपनीज होगी। भारत डायनामिक्स मॉडर्न वेपन्स भी बना रही हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो शिपिंग कंपनीज वेंट थ्रू अ डाउन टर्न, राइट? तो अगर आप चेक करेंगे तो जून 2024 में जस्ट इन लाइन विद द माइक्रो कैप डिफेंस कंपनीज दिस सेक्टर पीक्ड आउट, एंड इसका फ्रेश हाई 26-25 मई के अंदर बना, राइट? सो वन ऑफ द सेक्टर्स जो काफ़ी चल चुका है ट्रेडिशनल वेपन्स वाला, राइट? तो आई विल बी पर्सनली हंटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इन द नॉन ट्रेडिशनल वेपन सिस्टम। ट्रेडिशनल वेपन सिस्टम की कंपनीज भी इंटरेस्टिंग है, बट यहाँ पे जस्ट ये है कि सारी की सारी ही पी एस यूज़ हैं, एंड आपको ये चेक करना है कि इनकी ग्रोथ रेट्स कैसे आती रहेंगी। बट यहाँ पे कुछ हद तक शिप बिल्डिंग कंपनीज के मार्जिन लगता है पीक आउट हो गए, जो कहीं ना कहीं टेक्निकली इंडेक्स में भी रिफ्लेक्ट होने, बिकॉज दिस हैज़ बीन द वीकेस्ट इंडेक्स वर्सेज द अदर टू, राइट? तो दिस इज जस्ट इन टेक्निकल्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द वैल्यूएशन ऑफ दीज कंपनीज। तो वैल्यूएशन में मैंने क्या करा है कि आपके लिए ऑर्डर बुक, EBITDA मार्जिन्स एंड कोर सेगमेंट्स एंड पाइपलाइन के ऑर्डर्स की, तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव मेड। तो अगर हम पहले हैल की बात करते हैं, दैट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो अब ये आपको प्रेजेंटेशन पूरी मिल जाएगी। तो हैल का इस टाइम पे पी रेशियो 39 टाइम्स है, एंड हैल की 10% के आसपास पैट ग्रोथ है, एंड हैल 15% EPS के अगर एम कर रहा है ओवर नेक्स्ट 2 years। तो अगेन सॉर्ट ऑफ लाइक अ बिग डैडी टाइप कंपनी और द लार्ज कैप ऑफ दिस सेक्टर। सिमिलरली जब हम BEL की बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट काफ़ी सारे ईयर्स के लिए 17-18% के आसपास EPS ग्रोथ आ सकती है, एंड इस वजह से इसका पी मल्टीपल भी थोड़ा हैल से ज़्यादा है, 56 टाइम्स पे आज। एंड दिस इज़ वन ऑफ द कंपनीज विच आई थिंक इज़ ट्रूली इनटू नॉन ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम्स, एंड दिस इज़ अ कंपनी जहाँ पे हो सकता है हमें एक पुल बैक मिले रीजनेबल वैल्यूएशंस पे, तो आपको इंडिपेंडेंटली देखना चाहिए, उस टाइम पे आपको स्टडी करना चाहिए, राइट? बिकॉज यहाँ पे QR-SAM का भी काफ़ी बड़ा ऑर्डर आ सकता है। एंड इसके अलावा जो हमने बात करी थी कि जो इंडिया के S400 सिस्टम को इंडिजिनाइज करने का एक ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं, इफ दैट दे क्रैक दिल गेट अ 40,000 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम दैट। बट QR-SAM सिस्टम का 30,000 करोड़ का ऑर्डर Q4 ऑफ FY26 या फिर Q1 FY27 में आ सकता है। फिर मजगांव डॉकयार्ड है, तो मजगांव डॉकयार्ड हैज़ रिलेटिवली डन वेल, बट आई जस्ट डोंट फाइंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी ओवर एयर, बिकॉज देयर इज़ अ पोटेंशियल कि इनके मार्जिन शायद से पीक आउट कर गए। सेम फॉर मजगांव डॉकयार्ड, GRSE, right? But GRSE still might be better than Mazgaon Dockyard, but still we have to look at valuations, because shipbuilders at 60, 67 times earnings, 50 times earnings, just I don't know, because these are very long dated orders, and there is also delays which happens inevitably. तो इसलिए मेरे को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली हैल, मजगांव डॉकयार्ड, कोचीन शिपयार्ड, GRSE से थोड़ा मतलब बेटर बिजनेस लगता है। BDL को अभी शायद से वैल्यूएशन में कवर ना करूं, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज इतना वो सस्टेनेबल नहीं लगता। पर हम जेनटेक देखते हैं तो जेनटेक इज़ अ बिजनेस, बट जेनटेक में आपको क्या याद रखना है कि जेनटेक में लाइक हर चीज़ ऑर्डर बुक के ऊपर डिपेंडेंट है। तो FY26 कंपनी का फ्लैट हो सकता है, बिकॉज कंपनी को ऑर्डर्स अभी नहीं मिले, कंपनी को सिमुलेटर्स के ऑर्डर मिल रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स के अभी ऑर्डर नहीं मिले। तो 50% ग्रोथ की इनकी गाइडेंस है वो नेक्स्ट 3 years, बट वी हैव टू सी हाउ द ऑर्डर बुक पैन्स आउट, तो दैट्स अ की ट्रैकेबल इन जेनटेक, राइट? पूरे सेक्टर की अभी वैल्यूएशंस उतनी कंफर्टेबल नहीं है। डेटा पैटर्न्स इज आल्सो यूनिक बिजनेस, बट स्टार्टिंग वैल्यूएशंस आर एट 72 टाइम्स अर्निंग्स। तो यू हैव टू सी कि क्या होता है। तो जैसे इनकी जो गाइडेंस है 20% पैट ग्रोथ की गाइडेंस है FY26 में, फिर 20-25% रेवेन्यू ग्रोथ शायद से आ सकती है, पर मैनेजमेंट ने अपसाइड पॉसिबिलिटी है क्योंकि कंजर्वेटिव गाइडेंस दी है। दिस इज ऑल्सो कंपनी दैट यू कैन लुक एट इंडिपेंडेंटली। अस्ट्रा माइक्रोवेव इज अ कंपनी विच इज डूइंग इंटरेस्टिंग स्टफ, because this is a company which is basically into microwaves, radars, and all the new age type of defense systems, right?
एंड अगेन ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सैटकॉम मॉड्यूल्स में, तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ 20% की बात करिए FY 26 में, तो FY 27 में अगर QR सैम का ऑर्डर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलता है तो अस्ट्रा माइक्रोवेव को उसमें से नियरली 1800 to 2000 करोड़ का ऑर्डर मिल सकता है, और आज इनकी पूरी ऑर्डर बुक 1400 करोड़ है। तो एक सिंगल ऑर्डर इनकी ऑर्डर बुक से ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो अस्ट्रा माइक्रोवेव इज ऑल्सो वन ऑफ द बिजनेसेस दैट यू कैन कीप एन इंडिपेंडेंट ट्रैक ऑफ। एक्सिस केट्स भी अभी अच्छा कर रहा है, बट एक्सिस केट्स का भी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है एंड काफ़ी ह्यूज रनअप आ चुका है। पर इनका लॉन्ग टर्म गाइडेंस है 9000 करोड़ रेवेन्यू का बाय FY 30 विद 24% EBITDA मार्जिन्स। इफ़ यू थिंक दैट इज अचीवेबल, तो कंपनी प्रॉब्ली 2000 करोड़ से ज़्यादा का EBITDA कर सकती है। आज एक्सिस केट्स की मार्केट कैप इन स्पाइट ऑफ द रनअप आज 6000 करोड़ के आसपास है। पर आई थिंक कूल ऑफ पीरियड के लिए वेट करना चाहिए ऐसे स्टॉक्स में जो बहुत तेज़ी से नियर टर्म में रनअप हो जाते हैं। तो एक्सिस केट्स का अगर हम करंट मार्केट कैप देखते हैं तो 6100 ऑट करोड़ का है, राइट। बट लेट्स सी द लॉन्ग टर्म गाइडेंस इज वेरी बुलिश, बट आई स्टिल वेट फॉर सम पुल बैक और कूल ऑफ पीरियड। एक्सिस केट्स पे आज से 1 साल पहले हमने ब्लॉग लगा था SOIC.in पे, आप उसको चेक कर सकते हैं। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लुक्स इंटरेस्टिंग, बट यहाँ पे अर्निंग्स देखना थोड़ा सा मुश्किल काम है बिकॉज इनकी कुछ सब्सिडरीज हैं जो लॉस मेकिंग है, राइट। तो कनाडा और फ्रांस में इनकी जो 2 सब्सिडरीज हैं दोज आर इनटू लॉसेज राइट नाउ। लेट मी जस्ट ओपन सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू, राइट। सो जस्ट ओवर हियर, जस्ट अ सेकंड, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो यहाँ हम सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं। तो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स का प्राइस टू सेल्स अभी 3 टाइम्स के आसपास है। अर्निंग्स देखने की कोई सेंस नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे 2 कंपनीज इनकी लॉसेज में। तो अगर आप स्टैंड लोन पे कंपनी का प्रॉफिट्स देखते हैं तो स्टैंड लोन पे कंपनी 53 करोड़ का पैट कर रही है, एंड स्टैंड लोन के बेसिस पे कंपनी का पी रेशियो इस टाइम पे 64 टाइम्स है। फिर जब हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखते हैं तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे आपको पी रेशियो नहीं दिखेगी क्योंकि कंसोलिडेटेड बेसिस पे लॉसेज है। तो यहाँ पे अगर फ्रेंच सब्सिडरी और कनाडा की सब्सिडरी इनकी बंद हो जाती है तो दैट विल बी अ वेरी बिग ट्रिगर फॉर सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दैट इज वन ऑफ द की थिंग्स दैट यू हैव टू ट्रैक व्हाइल यू डूइंग वैल्यूएशंस फॉर सेंटम। सेंटम के अलावा विन्यास है, सो विन्यास है एंड कृष्णा डिफेंस है। तो विन्यास का कैपेसिटी 1200 करोड़ की सेल्स करने के लिए कैपेसिटी इनके पास पूरा सेटअप हो रखा है मैसूर में, एंड दे वन फर्दर ऑर्डर्स फ्रॉम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एट द मोमेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विन्यास के केस में अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो रिसेंटली काफ़ी ह्यूज रनअप आया है। रिसेंटली ये ह्यूज रनअप क्यों आया है? बिकॉज कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं और यहाँ पे प्रेफरेंशियल इशू हो रहा है जिसमें एस इन्वेस्टर्स लाइक मधुसूदन केला आर ऑल्सो कमिंग इन इन्वेस्टिंग। तो वैल्यूएशन कैलकुलेटर करके आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक स्कैन्स में। तो 3 इयर्स का एग्जिट पीरियड बनाते हैं एंड क्या करते हैं कि यहाँ पे बुल सिनेरियो में 50 की भी देते थे, बेस में 40 की दे देते हैं, बेयर में 30 की दे देते हैं। एंड लेट्स अज्यूम कि 3 ईयर एंड में इनका 1200 करोड़ का रेवेन्यू हो जाता है। तो रेवेन्यू ग्रोथ को थोड़ा अग्रेसिव रखते हैं, 40% रखते हैं बुल सिनेरियो में। जस्ट लेट मी जस्ट कीप इट एट 45%। तो हमारा 1200 करोड़ का रेवेन्यू हो जाता है एंड लाइक तो पैट ग्रोथ भी 45% रखते हैं क्योंकि कंपनी का मार्जिन ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो सकते। तो बुल सिनेरियो में 23% के आसपास का कैगर बनता है। बेस सिनेरियो में भी हम रेवेन्यू ग्रोथ 30 कर देते हैं एंड पैट ग्रोथ भी 30 कर देते हैं बिकॉज ज़्यादा मार्जिन एक्सपैंड हो नहीं सकते। बेयर में 20 और 20 कर देते हैं, राइट। तो अगर हम हर सिनेरियो बना के देखते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स में, तो बुल के सिनेरियो में 23% कैगर बनता है, बेस के सिनेरियो में 2% बनता है और बेयर केस में कुछ भी नहीं बनता, नेगेटिव बनता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी शायद से आज स्टार्टिंग वैल्यूएशंस में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप ये वैल्यूएशन कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं स्टॉक स्कैन्स पे, इट विल रियली हेल्प यू टू लुक एट कंपनीज। बट यहाँ पे अगेन अगर प्राइस करेक्शन आती है, नाउ लेट से आज जो 1259 रुपीज़ का प्राइस है, दिस करेक्ट्स टू लेट से 800 रुपीज़, राइट। तो देन योर CAGR विल मूव। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ यूजिंग दिस कैलकुलेटर, यू कैन लुक एट कि जब मेरा जो बेस केस है उसके अंदर भी डिसेंट CAGR बनने लग जाए तो यू कैन कैलकुलेट आफ्टर रीडिंग द कंपनी इंटायरली। तो ये तो हमने देखा विन्यास का। सिमिलरली ऐसे ही हम एक वैल्यूएशन कृष्णा डिफेंस का कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट ओपन कृष्णा डिफेंस ओवर हियर, एंड कृष्णा डिफेंस का 3-4 ईयर्स का गाइडेंस है 500 करोड़ की सेल्स का। तो यहाँ पे हम एक बार कृष्णा डिफेंस के फाइनेंशियल्स खोल लेते हैं और यहाँ पे 2% से मार्जिन भी एक्सपैंड हो सकते हैं बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज पे भी कंपनी बैठी हो सकती है बिकॉज दे स्टिल हैव राइट कैपेसिटी बिल्टअप। बट अभी कैपेसिटी बिल्डअप के बाद क्या हुआ है कि अभी नंबर्स आने स्टार्ट नहीं हुए उस कैपेसिटी के। तो कंपनी अभी 15% मार्जिन कर रही है, अज्यूम करेंगे 2% मार्जिन एक्सपैंड हो जाएंगे कंपनी के। ऑलरेडी नेट प्रॉफिट मार्जिन 8% से 11% के आसपास आ गए कंपनी के। वैल्यूएशन कैलकुलेटर में चलते हैं कृष्णा डिफेंस में, एंड नेक्स्ट 3 इयर्स में लेट्स अज्यूम कि कंपनी का जो बेसिकली रेवेन्यू ग्रोथ है दैट कम्स टू 40% की गाइडेंस है वैसे ग्रोथ की।
तो 40% पकड़ते हैं, बेस केस में 30 पकड़ते हैं, बेयर केस में 20 पकड़ते हैं, राइट। तो 40% अगर रेवेन्यू ग्रोथ आती है तो 534 करोड़ के आसपास कंपनी का टॉप लाइन हो जाएगी। एंड लेट्स पुट इन पी मल्टीपल्स ओवर एयर। तो कृष्णा डिफेंस का यहाँ पे सब कुछ पुट इन है, तो प्लग इन करते हैं पी मल्टीपल्स। तो अगर रेवेन्यू ग्रोथ 40 आती है तो पैट ग्रोथ हो सकता है 45% आए बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। बेस केस में हो सकता है 35% आए, राइट। एंड बेयर केस में हो सकता है 25% आए, राइट। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेटर बना के देखते हैं तो कंपनी का पैट 22 करोड़ का 66 करोड़ हो सकता है बाय FY28। एंड बेस केस में पैट 21 करोड़ से 54 करोड़ का हो सकता है। एंड बेयर केस में 22 करोड़ से 42 करोड़ का हो सकता है। एंड 3 ईयर्स के बाद हमने एक टाइम फ्रेम मान के चले। तो यहाँ पे अगर हम असेस करते हैं तो अगेन यहाँ पे पी रेशियो अगर हम देखते हैं कंपनी का 50 का अज्यूम करते हैं, एग्जिट में आज 54 का चल रहा है, राइट। सो जस्ट ओवर हियर आई थिंक बुल सिनेरियो में 40% का अगर बनता है, बेस सिनेरियो में 20% बनता है और बेयर में 2% बनता है। So this is just a functionality you can use in stock scans to play around with valuations of these companies. I'm not saying कि ये सिनेरियो पॉसिबल है या नहीं है। हो सकता है कि 4 साल के बाद जाके ऐसा एस्टिमेट बैठे, तो 4 साल के बाद जाके हो सकता है कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ मैंने बुल में 40 लगाई है उसको 35 लगा के देख लेते हैं, राइट। एंड पैट ग्रोथ को 40 करके देख लेते हैं। तो वहाँ पे अगेन यू कैन प्ले अराउंड विद द सिनेरियोज, राइट। प्लेइंग अराउंड विद द सिनेरियोज कैन रियली हेल्प यू टू लुक एट स्टफ फ्रॉम अ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये आपको कंपनी पढ़ने के बाद वैल्यूएशन पे आना है स्टॉक स्कैन्स पे, एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप कंपनी सिलेक्ट करके खुद वैल्यूएशंस कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। तो हमने कृष्णा डिफेंस, सेंटम, विन्यास, काफ़ी सारी कंपनीज देख ली। नाउ दिस इज द वैल्यूएशन व्यू ऑफ दीज बिजनेसेस। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रिस्क फैक्टर्स, एंड रिस्क फैक्टर्स के साथ साथ हम चलते हैं टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। नाउ कमिंग टू द रिस्क फैक्टर्स, देखो पहला सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है कि दिस इज अ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कैपिटल गुड क्या है कि कभी कभी आप इक्विपमेंट लेंगे और 10-20 साल यूज नहीं होने वाला, तो क्या होगा कि उस इक्विपमेंट की जो रिप्लेसमेंट डिमांड साइकिल है दैट बिकम्स अ बिट लॉन्ग डेटेड इन नेचर। तो दैट इज अ बिग रिस्क फैक्टर विद द इंडस्ट्री। सेकेंड रिस्क फैक्टर है कि हम बात करें नॉन ट्रेडिशनल डिफेंस वॉरफेयर सिस्टम्स की, सो दे कैन ऑल्सो बिकम वेरी ऑब्सोलीट क्विकली। अगर न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं तो ऑब्सोलेंस का एक रिस्क रहता है, तो दैट्स अ बिग रिस्क फैक्टर। थर्ड रिस्क फैक्टर है कि अभी तो वर्ल्ड के अंदर डिस्टर्बेंसेज हैं, मे बी आफ्टर 2-3 ईयर्स इफ द पीस स्टार्ट्स प्रिवेलिंग अगेन, तो व्हाट कुड बी कि शायद से ये क्योंकि डिमांड सिनेरियो इतना अच्छा है तो इस वजह से एक हाइपर डिमांड ग्रोथ है। बट इट कुड ऑल्सो भी जैसे कोविड के बीच में था कि कोविड के टाइम पे डायग्नोस्टिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब की बहुत अबनॉर्मल ग्रोथ थी, बट आफ्टर दैट 2-3 ईयर्स के लिए डी ग्रोथ का सिनेरियो आ गया। सो इट कुड ऑल्सो बी द सिमिलर कि आज ऑर्डर बुक्स ग्रो कर रही हैं, बट अगर फ्यूचर में पीस एंड्स अप प्रिवेलिंग देन फ्यूचर की जो ऑर्डर बुक ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो सकती है। दैट्स अ बिग रिस्क फैक्टर। So if I was a defense analyst or if I was an investor into this space, I will carefully track companies which are into traditional platforms versus non-traditional platforms. I will carefully track companies कि उनका replacement cycle क्या है। अगर जैसे ship building company है तो that ship will last 30-40 years. It won't get decommissioned. Like whereas something like भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ पे हर साल ही नए इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स चाहिए तो वहाँ पे एक रिप्लेसमेंट डिमांड साइकिल भी ज़्यादा रहेगी। So it's that something that I will track very very carefully. And also, I will very carefully track the order book trend and the working capital cycle of these businesses, because at the end, these are businesses where government is the buyer, and wherever the government is the buyer, your working capital ends up becoming extended. So that's also a key risk factor to track. अब हम चलते हैं towards the conclusion of this video. तो conclusion में हम कह सकते हैं कि हमने पहले पार्ट में सीखा कि डिफेंस इंडस्ट्री की क्या नीड है वर्ल्ड में, वॉर्स क्यों होती हैं, डिफरेंट बुक्स की हमने बात करी, एंड क्यों इंडिया के अंदर 4 रीजन है जिसकी वजह से डिफेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है। देन वी लुक एट कि वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, कि वर्ल्ड वाइड डिफेंस सेक्टर क्यों ग्रो कर रहा है, एंड देन हमने आके देखा कि इंडिया में क्या की पॉलिसी चेंजेस है विच इज ड्राइविंग द ग्रोथ इन द डिफेंस सेक्टर। देन वी लुक एट द वैल्यू चेन ऑफ दिस इंडस्ट्री की कुछ कंपनीज है जो टियर 1 सप्लायर्स हैं, फिर टियर 2 है, टियर 3 है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, एंड देन हमने डिफरेंट प्लेयर्स की आगे बात करी। हमने स्मॉल कंपनीज की बात करी लाइक सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक विन्यास इनोवेटिव, लाइक कृष्णा डिफेंस। Then we talked about ship builders like Mazgaon Dockyard, like GRSE, all these are ship builders. Then we also discussed the companies into traditional, like non-traditional warfare, like Zentech, like Astra Microwave, like Bharat Electronics. Then we discussed companies which are into traditional warfares like HAL, basically the shipbuilding companies that we discussed. Right, so this is the sectoral analysis of the defense sector. एंड फाइनली हमने टेक्निकल्स और वैल्यूएशंस आके डिस्कस करा एंड रिस्क फैक्टर्स भी स्टडी करे। आप मेरे को बताइए कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा इस वीडियो में। इफ यू वांट अस टू कीप डूइंग दीज डिटेल्ड डीप डाइव्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल कि नेक्स्ट इंडस्ट्री पे हम क्या करें।
But just before I conclude, let me also leave you with a risk and an opportunity. Risk क्या हो सकता है? देखो, stocks have done well over last 3-4 years. But इस risk में क्या होता है कि whenever a sector has been doing well structurally, बीच में एक पीरियड आता है जब टाइम करेक्शन या फिर फेज वाइज करेक्शन होती है. जैसे अभी ट्रांसमिशन सेक्टर में हमने देखा कि लॉट ऑफ नेम्स वेंट थ्रू 30-40-50% ड्रॉडाउन्स, राइट? बिकॉज सेक्टर में 1-2 क्वार्टर का लल फेज आ गया था. तो जो लल फेज आता है, अगर आपको लगता है थीम एक्चुअली में नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के लिए अच्छा करेगी, तो लल फेज में आके आप ऐसी वीडियोस का एडवांटेज ले सकते हैं. एंड ये लल फेजेस ईएमएस सेक्टर में भी आया था, सीडीएमओ सेक्टर में भी आया था, राइट? इवन योर ट्रांसमिशन सेक्टर के अंदर भी आया, या कैपिटल गुड सेक्टर में भी आया. So when the theme is structural, those lull phases or basically drawdown phases helps us to learn more. And if you are prepared, if your homework is done, then you can strike when the opportunity comes. That is what the purpose of SOIC videos is. With this, I'll conclude on this note. And if you love this analysis, do drop a loved it in the comments and make sure that you smash the like button. With this, I'll see you in the next one. Jai Hind.